सुप्रभात। धन्यवाद राजन सर, वंदना मैम, सहयोगी और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और NLI का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक लंबे अंतराल के बाद मैं यहाँ आ रहा हूँ। 2014 से वैसे मेरी यात्रा यहाँ प्रारंभ हुई थी, तो कोविड की वजह से थोड़ी सी थम गई थी, लेकिन पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, रुचिकर विषय है, पारस्परिक संबंध और दल का निर्माण। दल मतलब टीम या समूह का निर्माण। इसके पहले मैं अपनी बात शुरू करूं, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप जिस तरह से कलाकार प्रतिस्पर्धा चल रही है, 5 सीट के लिए 5000 लोग मैदान में हैं, ऐसी प्रतियोगिता पास करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मुझे जो पता चला है कि आप लोग पहले एक तरह से नए रिक्रूटेड टीचर हैं हिंदी के लिए, तो आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मुझे लगता है कि आप लोग भाग्यशाली हैं, ऐसे भाग्यशाली में समय में जब लोग संघर्ष कर रहे हैं, जब उनको पता नहीं चल रहा है कि उनको जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अपने लिए एक राह है आपने चुन ली है, एक यात्रा पर निकल चुके हैं आप लोग। अब देखना है कि यात्रा आपकी कहाँ तक जाती है, क्योंकि हम सीधे सीधे बोलते हैं ये जो जीवन है एक यात्रा है। मंजिल आपको भी कई बार नहीं पता होती, लेकिन यात्रा में चलते चलते आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे, लक्ष्य कहाँ आपका होगा, और जहाँ आप सुकून महसूस करने लगे, जहाँ आपको जीवन को सार्थक करने लगे, मुझे लगता है वही सबसे अच्छी मंजिल और यात्रा होती है। तो ये जो आज की बात है, हम एक छोटी सी कविता है, आप लोगों ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सुनी होगी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपका जो है बहुत बड़ा ज्ञान का सागर है ना। उससे अपनी बात शुरू करेंगे, और उससे इसलिए बात शुरू करेंगे कि क्योंकि अभी तो नहीं, अभी आप लोग नए लोग हैं, क्योंकि हमने इसी क्लास में बहुत सारे प्राचार्यों की भी ट्रेनिंग ली है, बहुत सारे TGT लोगों के लिए है, PGT लोगों के लिए है, और कई लोग जो मिड कैरियर ट्रेनिंग होते हैं उसके उन लोगों की भी ली है, जिनको लगता है, कई लोग भी आते हैं कि 50 साल 55 साल, सर मैं उत्तर प्रदेश का, मैं बिहार का, मैं मध्य प्रदेश का, पोस्टिंग हो गई शिलांग, पोस्टिंग हो गई यहाँ। ऐसे भी बहुत सारे सवाल मेरे बीच में आते रहे हैं जब मैं यहाँ ट्रेनिंग ले के रहा हूँ। तो इसलिए मैं उस पर्पज से एक छोटी सी कविता, फिर अपने को एक तरह से रिलेशन में आप जोड़ने की कोशिश कीजिएगा कि आपकी ज़िंदगी कैसी है, कैसे हो सकती है, और कैसे आप बनाना चाहते हैं, क्योंकि सब कुछ किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, मेरा मानना है। लियो टॉल्स्टॉय की लाइन है, मेरी नहीं, उनकी किताब है, कि ईश्वर का साम्राज्य कहाँ है, खुद के भीतर है। दुर्भाग्य से हम लोग सब बाहर ढूंढते हैं। जिस दिन हम खुद के भीतर झांकना चालू कर देंगे, हमें लगेगा कि सब कुछ तो अपने भीतर है, तू तो क्यों मुझको ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ये सब चीज़ें हैं, तो यहीं से मैं बात शुरू करूँ। प्यास बहुत तेज से लगी थी, आपने सुनी भी होगी, प्यास बहुत तेज सी लगी थी, मगर पानी भी जो मिला उसमें जहर था, पीते तो मर जाते, ना पीते तो मर जाते। बस यही दो मसले जिंदगी भर, बस यही हल नहीं हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, और सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। सुबह सुबह उठना पड़ता है साहब, सुबह सुबह उठना पड़ता है साहब, आराम कमाने के लिए एक आराम को छोड़कर। हुनर सड़कों पर तमाशा करता है, हुनर सड़कों पर तमाशा करता है, और किस्मत महलों में राज करती है। शिकायतें तो बहुत है तुझसे है जिंदगी, शिकायतें तो बहुत है तुझसे है जिंदगी, लेकिन चुप इसलिए रह जाता हूँ क्योंकि मुझे जो मिला है वह बहुतों को नसीब ना था। अब देखिए, हम बार बार कहते, अपने क्लास में भी पढ़ाते हैं कि नसीब आपका अपना बनाया हुआ है, आपने अपने से मेहनत किया होगा, कुछ न कुछ आपके भीतर संप्रेषण शैली रही होगी, और संप्रेषण क्षमता रही होगी, संचार करने की एक ताकत रही होगी, इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं और बैठे हैं।
जो मुझे लगता है देश का एक सबसे बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा नेटवर्क है नवोदय समिति का। उसमें आप हैं, इसलिए भाग्यवान हैं। और मैं कहता भी हूं बार बार कि नसीब हो या नकाब सरकता जरूर है, नसीब हो या नकाब सरकता जरूर। आगे क्या है? दीदार की चाहत है तो नजरें गड़ाए रखिए, नसीब हो या नकाब सरकता जरूर। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया है, वो नसीब को अपने हाथों में पा लिया है, क्योंकि आपको जीवन से दीदार करने की एक कहीं ना कहीं चाहत थी, कुछ न कुछ पाने की चाहत थी। लेकिन यहाँ आने के पहले, क्योंकि सबका उद्देश्य कहीं ना कहीं मुझे लगता है जीवन में सफलता पाना, ये सफलता के पीछे हम सब लोग भागते हैं। आप जहां भी हैं सेटिस्फाई नहीं है, अभी तो यात्रा शुरू हुई है, अभी तो बहुत सारे आएंगे। जो मैंने पहले कहा प्यास बहुत तेज की लगी थी, अभी क्या है, अभी कुछ दिनों बाद आपकी जिंदगी जब स्टार्ट होगी, कुछ लोग मैरिड होंगे, कुछ अनमैरिड होंगे, तो सबसे पहले लगेगा यार इतने से कुछ होता नहीं। आज का यदि इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़े तो एक कॉन्सेप्ट आया है कॉर्पोरेट में, मून लाइट कॉन्सेप्ट, उसी से तो प्यास ये बुझती नहीं है। प्यास क्या है? थोड़ा जितना है उससे और कुछ पैसे कमाने की प्यास। फिर जहां पे हैं औरों को देखकर पदोन्नति की प्यास, फिर जहां पर है उससे आगे और पोस्टिंग की प्यास। अब ये मिलेगा कैसे? आपने पहला जो एक तरह से चरण था वो आपने पूरा कर लिया, लेकिन जीवन सफलता, मैंने पहले ही कहा कि एक यात्रा है, तो जीवन में सफलता के 3 पायदान होते हैं। यदि आपने इसको समझ लिया तो मुझे लगता है फिर आप कभी रुकेंगे नहीं। क्योंकि मैं यदि खड़ा होकर यहाँ बोल रहा हूं, इसके पहले 8 नौकरियां मैंने छोड़ी, पुलिस की, बैंकिंग की, कारपोरेट्स की, विदेश की, तब मैं टीचर चुना, अपने आप को बना पाया। ठीक है, और मुझे लगता है कि कारपोरेट्स वगैरह सब छोड़ने के बाद मुझे लगता है जहां तक सबसे ज्यादा एक परिपक्वता का, एक मैच्योरिटी क्या है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इसके पहले बस ये थोड़ा बता दें, जहां आपको सुकून मिलने लगे, जहां आपको शांति मिलने लगे, जहां आपको सेटिस्फैक्शन मिलने लगे, संतुष्टि मिलने लगे, और लगता है कि हमारा जीवन थोड़ा बहुत जो भी हमने प्राप्त किया है सार्थक महसूस करने लगे, और जहां आप ज्यादा दिनों तक टिकने का मन करने लगे, वही यात्रा मुझे लगता है वही आपकी मंजिल बन जाती है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारी यात्राएं करने के बाद, देश विदेश करने के बाद, मुझे लगा कि सबसे अच्छा होना है एक शिक्षक हो जाना, कॉर्पोरेट में रहना, बैंकिंग में रहना, पुलिस सेवा में भी रहना, विदेश में भी रहना, मीडिया में भी रहा। मीडिया में आप लोग यदि कभी चैनल वगैरह देखते होंगे तो कभी कभी मैं चला जाता हूँ उसमें भी, लेकिन अब नहीं जाता, मैंने मना किया हुआ है। लेकिन मैंने बात किया था कि सफलता के सूत्र क्या हैं, तो सबसे पहले सफलता के सूत्र है, पहली बात है ज्ञान। ज्ञान का मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यदि आप ग्रेजुएशन नहीं होते, सीटेट नहीं होते, बीएड नहीं होते और आप परीक्षा नहीं पास किए होते तो मुझे लगता है यहाँ तक नहीं पहुँच पाए होते। लेकिन यहाँ आपका, मुझे पता है कि ये जो है आपका अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसके बाद जो जिंदगी शुरू होती है, ज्ञान यहीं पर रुक जाता है। हम जब इंटरव्यू लेने जाते हैं केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या डीएवी या डीपीएस, जो भी किसी में, एनटीपीसी, ओएनजीसी, वो जो परसेंटेज है इंटरव्यू में, क्योंकि आपके फॉर्म में भरा होता है 90% या 60%, मुझे ना तो 90 दिखाई देता, ना 60 दिखाई देता है। हमें क्या दिखाई देता है जब हम इंटरव्यू लेने जाते हैं? क्या दिखाई देता है? जो व्यक्ति मेरे सामने आ रहा है वो कैसा है। क्योंकि किसी भी परीक्षा के 3 चरण होते हैं, आप लोग को पता है। एक है इंफॉर्मेटिव, दूसरा है क्रिटिकल एनालिसिस, एनालिटिकल जिसको हम बोलते हैं, सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक या व्याख्यात्मक जिसको हिंदी में हम कहें, आपको समझ में आ रही हिंदी की चीजें, और अंतिम सबसे शीर्ष पर होता है आप सब कुछ कर लिए, लेकिन यदि आपका व्यक्तित्व तो सही नहीं है। कई बार ऐसा हुआ कि एक ही बच्चा मेरे इंटरव्यू बोर्ड में 5 बार आया और 5 बार रिजेक्ट हो जाता है, पास होने की क्षमता है,
लेकिन पढ़ाने की क्षमता नहीं है। बहुत अच्छा लड़का, नॉलेज उसके पास भरा पड़ा है, लेकिन मुझे पता है इसके अंदर का जो एक तरह से व्यक्तित्व है, कहीं ना कहीं वो कमजोर है। जब 60 लोगों के बीच में जाकर बोलेगा, 80 लोगों के बीच में जाकर बोलेगा, मुझे नहीं लगता इसको कोई सुन पाएंगे। जो स्वयं संतुलित नहीं है, जिसके वचन में एक तरह से शीतलता नहीं है, वो दूसरों को कैसे संप्रेषित कर पाएगा। तो ये कई सारे पैमाने होते हैं आपके व्यक्तित्व को मापने के। तो पहला हो गया आपके ज्ञान के बल पर, और आपने अपनी संप्रेषण के बल पर यहाँ तक पहुँच गया। जिंदगी की अगली यात्रा जो आपको शुरू होने वाली है, वो है, दूसरी चीज है, सबसे पहला नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मतलब PR, पब्लिक रिलेशन, जनसंपर्क, संचार या संप्रेषण। और तीसरा जिसको हम जनसंचार या संप्रेषण कहा, उसको बोला कम्युनिकेशन स्किल। एक ही व्यक्ति जब आपसे बात करके जाता है तो लगता है आप प्रभावित हो गए, आया था 1 घंटे के लिए, लेकिन जिंदगी भर का सार दे गया। और फिर लगेगा कि कहीं भी कुछ, यदि आपको कुछ जीवन में ऐसे लगता है कि कहीं नहीं कहीं आप कमजोर पड़ रहे हैं, निराश पड़ रहे हैं, एक व्यक्ति है जो मुझे सही गाइड कर सकता है। आपको जीवन में 3 तरह के गुरु मिलेंगे। एक है, हम अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं तो वहीं से मुझे ये सब पता चला कि 3 तरह के टीचर मिलते हैं। परिभाषा तब समझ में आई जब मैंने स्वयं वहाँ पे गया। पहले लेवल का टीचर आपको मिलता है जीवन में इंस्ट्रक्टर। जब आप फर्स्ट ईयर से लेके 5वीं 8वीं तक जाते हैं तो इंस्ट्रक्टर क्या करता है, आपको सिखाता है लाइन में और डिसिप्लिन में करो, शोर मच मचाओ, ऐसे बैठो वैसे बैठो। इंस्ट्रक्ट करता है, डिसिप्लिन सिखाता है, एक नियम सिखाता है, जीवन को कैसे संस्कारित और तरह से सभ्य तरीके से संचालित करता है। ये कौन करता है? इंस्ट्रक्टर सिखाता है, कोच सिखाता है, एक तरह से जो फील्ड का कोच होता है। दूसरा टीचर मिलता है, ये जो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आप जिसको बोले, या PGT या PRT, जो भी, वो क्या करते हैं, एक पाठ्यक्रम है, उसी को आप भी पढ़ेंगे, आप अपने ढंग से समझेंगे, जिसको रीड करेंगे और जाकर के आप टीच कर देंगे। क्योंकि आपकी उम्र ज़्यादा आपके पास है, बच्चों से अनुभव ज़्यादा है, आपने उस चीज़ को सीख करके महारत हासिल करके वहाँ तक अपोजिट साइड खड़े होने की क्षमता पा ली। दूसरा होता है इंस्ट्रक्टर के बाद आता है टीचर, जिसको हम बोलते हैं शिक्षक, क्योंकि शिक्षा और विद्या दोनों में अंतर होते हैं, आपको पता होगा। और तीसरा जो होता है, इन दोनों से बहुत ऊपर होता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि मुझे जो गुरु मिला, मुझे 27 साल में मिला, जिसने 15 मिनट मुझे समय दिया और मुझे जिंदगी बदल गई। मुझे लगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। जो मैंने कहा कि ईश्वर का साम्राज्य कहाँ है? खुद के भीतर। किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। जो जागृत कर दे आपको बता दे कि सभी ताकत आपके भीतर है। आप जो है किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये कौन बोलता है? इफ यू सल्यूट योर ड्यूटी, एवरीबडी विल सल्यूट यू। इफ यू नॉट सल्यूट योर ड्यूटी, यू हैव टू सल्यूट एवरीबडी। यदि आप अपने ड्यूटी को क्या सलाम करते हैं तो सब लोग आपको नमस्कार करेंगे, और यदि आप जो है सबको नमस्कार करेंगे तो क्या करेंगे? आपको कोई नमस्कार नहीं करेगा। मेरा ये कहना नहीं है, विंग्स ऑफ फायर में APJ अब्दुल कलाम साहब का कहना है। अग्नि की उड़ान एक उनकी किताब है, उसमें उन्होंने लिखा कि यदि आप अपने कर्तव्य बोध पर चलते रहे तो आपको वो चीजें मिलती चली जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टीचर होता है, वो है मेंटोर, जो हम बोलते हैं गुरु। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाऊं, और बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। गुरु रास्ता दिखा देता है, भगवान तक पहुंचने का मार्ग कौन सा है। गुरु जिस दिन मिल गया तो आप क्या है, राम भी बन सकते हैं, कृष्ण भी बन सकते हैं, कर्ण भी बन सकते हैं, अर्जुन भी बन सकते हैं।
गुरु ढूंढना मुश्किल है। आपको इंस्ट्रक्टर मिल जाएंगे, टीचर मिल जाएंगे, लेकिन जब आप हताश, परेशान, निराश होंगे और जब आपको नहीं समझ में आएगा और जीवन में ये क्षण आएंगे, तब ऐसा व्यक्ति मिले जो आपसे लंबी उम्र का हो। ये रतन टाटा से लेके नारायण मूर्ति सब बोलते हैं कि कीप ऑलवेज वन मेंटर विथ इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में एक अपना गुरु जरूर रखिए। हम लोग साधु महात्मा के पास जाते हैं। साधु महात्मा संत वही है, एक चीज है, लेकिन अब यदि जिसने चोला धारण कर लिया, जरूरी नहीं कि वो संत भी हो, वो ज्ञानी भी हो। ठीक है, तो आपको देखना है कि आप जो है, जो आपके भीतर के एक तरह भूख को, अशांति को जो शांत करने की क्षमता है, वो कौन है? वो गुरु। ऐसे गुरु को ढूंढना है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है गुरु को ढूंढ लेना। और वो गुरु कैसे मिलेगा? जहां की बात, उसकी बात बिल्कुल वैसी हो जैसा हम सुनना चाहते हैं। और ये कहां से आती है? तीसरी सफलता की सबसे बड़ी सूत्र है कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण क्षमता। आप बार बार इंटरव्यू दीजिए, आप 10 बार इंटरव्यू देने के बाद पता चल जाएगा यार अब तो जो सामने बैठा है ना, इसको तो हम अपने हिसाब से घुमा सकते हैं। इंटरव्यू में क्या पूछेगा? मुझे पता है क्या पूछेंगे। मेरे प्रोफाइल में क्या लिखा है, कहां से निकल के आता है क्वेश्चन। आपने जो भरा है वहीं से तो निकल के आएगा। आपने जो छोड़ा है वहीं से तो अगला सवाल पूछेंगे। ये एक दिन की कला नहीं है, इसमें सिद्धहस्त होना पड़ता है। जहां कमजोरी है वहां सुधारना पड़ता है। तो पहला है सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक, और तीसरा है आप अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर लें, वही सबसे बड़ी कला है। तो आने वाला समय, अब मूलतः जो बचा है आपका समय, जो दूसरी और तीसरी पारी आप जब खेलेंगे आप, तो इसमें इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जहां तक इस यात्रा में पहुंचेंगे अंतिम लक्ष्य तक, वो उसका 70% जो हिस्सा है, 70% आपकी इसी इंटरपर्सनल रिलेशन, टीम बिल्डिंग और कम्युनिकेशन स्किल का है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप यहां पहुंच गए, अब यात्रा आपकी प्रारंभ हो रही। आप कैसे सामने वालों को इन्फ्लुएंस करेंगे, ये बहुत सारी चीजें आपके इस काबिलियत पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले अब हम देखें कि शुरू करें। इससे सीधे सीधे लग रहा होगा कि जो हाथ पे हाथ है ये क्या है? टीम बिल्डिंग का। ठीक, लेकिन इसमें दूसरी चीज है पारस्परिक संबंध भी। हम लोग स्पर्शता से अब ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन आज भी कुछ लोगों को, अभी आएंगे आगे आगे आपको आएगा, कुछ लोगों के चेहरे से ही नफरत करते हैं। ऐसे समय में भी हैं अभी कुछ लोगों का चेहरा भी पसंद नहीं आता, और कुछ लोगों का चेहरा इतना पसंद आता है कि जिसके योग्य नहीं है उसके भी योग्य बना दिए जाते हैं। ये सब चीजें आएंगी, लेकिन इसी के बीच में से हमें रास्ता निकालना है। तो रास्ता कैसे निकलेगा, इस पर हम बात करें तो एक पारस्परिक संबंध क्या है? दो या दो से अधिक लोगों के बीच एक सामाजिक संबंध है। पारस्परिक संबंधों में आपके साथी, प्रियजन, करीबी दोस्त, परिचित, सहकर्मी, कई अन्य शामिल हो सकते हैं जो आपके सामाजिक संबंध बनाते हैं। जो पसंद करते हैं उनको अपना बना लेना तो सबके भीतर की कला होती है, लेकिन जो ना पसंद करे आपको, उसका बना लेना असली कला तो वही है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्ट ऑफ स्पीच, बोलने की कला। आप किसी की अदा पे मर जाएं, लेकिन कोई आपकी बोलने के कला पे मर जाए, बात तो तब। ठीक है, तो आपको इस पर करना है। बात की कला की कैसी होती है, आपने तीनों देखें कि जीवन में 3 तरह की कलाएं होती हैं। ये जो क्रिएटिविटी जिसके हम बात करते हैं, अभिव्यक्ति की कला, वो 3 होती है पारस्परिक संबंध बनाने में। एक है लिखित, दूसरी होती है मौखिक। जो आप यहां तक पहुंचे हैं उसमें लिखने का बहुत बड़ा योगदान था।
दूसरा है मौखिक जो आपने बोला, और तीसरा है दैहिक जिसको हम बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। अब पता नहीं आप लोगों ने वो लड़की का देखा होगा कि नहीं, प्रिया प्रकाश बैरिया क्लास में है। बच्चे आज क्या क्या करते हैं, छोटी क्लास में तो नहीं पता है, लेकिन हम जिनको पढ़ाते हैं यूजी पीजी को, लग रहा है कि सबसे शांत बच्चा ही है कि सबसे ज्यादा सुन रहा, अंदर अंदर चींटी सबसे ज्यादा वही मार रहा होता है। ठीक है, यहाँ क्या है, हम यहाँ बोर्ड की तरफ मुड़े, गोली लग गई ठाएं, ये भी होता है। ठीक है, उनका फिक्स हो जाता है कहाँ चलना है कहाँ बैठना है, सब कुछ बॉडी लैंग्वेज से। हमें कुछ आवाज नहीं सुनाई देगी, लेकिन इशारे में, जैसे वो तुलसीदास अशोक वाटिका बोलते हैं, नैनो ही नैनो में गोपन की श्रम भाषण, आंखों ही आंखों में बात हो गई, किसी को पता नहीं चला। तो ये चीजें हैं कि अब आगे जो है आप पारस्परिक संबंध कैसे बनाते हैं, आपका माध्यम कितना शक्तिशाली होगा, इस पर हम बात करेंगे। इसकी बात करने के लिए एक दो चीजें जो जीवन में बहुत जरूरी है। टीचिंग के प्रोफेशन में आने के पहले मैं पब्लिक रिलेशन में था, कारपोरेट संचार जिसको बोलते हैं, या कि जनसंपर्क अधिकारी जिसको बोलते हैं, वो था मैं। तो मुझे जो ट्रेनिंग देने आए, पहले अहमदाबाद में मेरी ट्रेनिंग हुई और उसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भेज दिया गया। तो मुझे जो ट्रेनर थे, जब 5 डे का एकदम से क्रैश कोर्स चला, तो कर्नाटका के एक मेरे ट्रेनर थे उमाकांत स्वामी साहब, वो बोलते हैं कि जिस डिपार्टमेंट में तुम ज्वाइन कर रहे हो, 5 लोग हम थे, वो बेसिकली कहलाता है क्राइसिस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। क्राइसिस मतलब जब संकट आ जाए संस्थान पे, तो कैसे किसके सामने कैसे बात करनी है, कैसे बात को मनवा लेनी है, और जो आप चाहते हैं वही सामने वाला लिखे और पढ़े, क्योंकि मीडिया बहुत सेंसिटिव है। तो आपको क्या करना है, नेवर से नो वर्ड दिमाग में बैठा लो। कोई कुछ भी बोलते हैं, आपको गाली देता है, हंसकर स्वीकार करना सीख लो। हंसकर स्वीकार करना, यस सर यस सर यस सर यस सर, क्योंकि ना बोला कन्फ्लिक्ट पैदा। इसके लिए उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी, मैं आपको सुनाता हूं। एक संस्थान में आप गए, मार्केटिंग और सेल्स में पारस्परिक संबंध कैसे बनते हैं, कैसे विश्वास जीता जाता है और कैसे आगे बढ़ा जाता है। इस कहानी के माध्यम से आपको चीजें समझ में आएगी। कितना समय होगा, हमें 1.5 घंटा मिलेगा, तो उसी हिसाब से कोशिश करूंगा समय, बातें बहुत होंगी। तो ये जो है 2 तरह का है विचार। एक तो ये है, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ना आप लोग, डेबिट है ना तुम्हारे पास, ये रिकॉर्ड हो जाएगा ये। तो ये है कि 2 तरह की चीजें हैं, एक है निगेटिव, दूसरा है पॉजिटिव। आप कैसे उत्तर देते हैं। तो एक संस्थान में जाते हैं, सेल्स और मार्केटिंग में, एक बॉस आपका बोलता है कि भाई साहब नया नया जूते का प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुआ है बाजार में, आप जो है फला मेघालय, जहां से आप आए हैं शिलांग में, मासिनराम या चेरापूंजी या जो भी है आपका उधर, डॉकी विलेज जो है वो मेघालय बांग्लादेश बॉर्डर, जहां लोग जूते नहीं पहनते हैं, वहां जाके जूते बेच के आना है। ट्राइबल लोग वहां तो जूते पहनते नहीं, आप वहां तो पूरा स्कोप कर जाओ, बेच कर आओ। वो एक सेल्समैन जाता है ट्रेनिंग लेने के बाद, और वो क्या करता है, सैंपल लेके जाता है। 1-2 लोग बोला कि जिंदगी भर नहीं पहनता है, जैसे आप वहाँ चले जाइए अंडमान निकोबार, जो जारवाज ट्राइब है, उसको कपड़े पहनाएंगे तो कपड़े उतार के फेंक देगा और मारेगा भी 3 धनुष से, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं, आइसोलेटेड ट्राइब है। ऐसी जगह पे आप जूते बेचने जाएंगे जिसने कोई अनुभव नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप पहनेगा नहीं पहनेगा, और आपको उल्टा 2-4 चांटे लगाएगा और भेज देगा। फिर तो वो फीडबैक लेके क्या आया, मान लीजिए एक पहले वाला सेल्समैन का नाम है एक्स, राम रहीम नहीं बोलूंगा क्योंकि इसी क्लास में एक बार प्रॉब्लम हो गई थी। तो यहां पे क्या है, पहले का नाम है एक्स। तो वो जाता है और बॉस को जाके बोलता है, सर असंभव है, वहां तो जूते पहनने का कल्चर ही नहीं है, आज तक कोई पहना ही नहीं है, हम कैसे मैं उनको कैसे कन्विंस करें। एक का उत्तर क्या रहा, नकारात्मक रहा।
वाई को भेजते हैं। जिन कारपोरेट्स वाले बहुत जल्दी हार नहीं मानते हैं, ठीक है। न्यूटन ने भी पूरा जिंदगी भर अपना प्रयोग किया, जब एकदम से जलकर खाक हो गई तब पता चला कि जो अभी तक हम प्रयोग कर रहे थे वो सब असफल प्रयोग कर रहे थे। नए सिरे से किया, 27 दिन के भीतर जो बनाना चाहते थे बन गया। कारपोरेट वाले दूसरे को भेजा, फिर से बोला क्योंकि मैं कारपोरेट में रहा तो मुझे पता है बॉस उठेगा, ऐसे सबकी भीड़ रहेगी, ऐसे एक बार नजर दौड़ाएगा फिर बोलेगा अच्छा तुम आ जाओ, फिर देख लेगा अपना। जैसे आप सीडीएस का, कभी एक बार सीडीएस का इंटरव्यू लेने गया तो वहाँ सीडीएस का इंटरव्यू ट्रिपल पी राउंड होता है। खड़गवासला में भी एक बार इंटरव्यू लेने गया पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, तो हाँ मुझे समझाया गया वहाँ कैप्टन ब्रिगेडियर जनरल के द्वारा कि सर आपको इसमें से जज करना है कौन सा आर्मी के लिए फिट रहेगा। मुझे रूल्स पहले बताए गए कैसे कैसे। वहाँ 20-20 का ग्रुप आता है, बच्चों का चेहरा देखते हैं, पर्सनालिटी इसके बॉडी स्कैन करते हैं अपनी नज़रों से, बोल देते हैं सर सबको बाहर निकाल दीजिए। सीडीएस का आप लोगों ने इंटरव्यू नहीं दिया होगा, नहीं पता। और उसी में से 20 में से बोलेंगे 2 को अंदर रख लो, बाकी 18 को बाहर भेज दो, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ भी नहीं। आपकी पर्सनालिटी से ही आपका जजमेंट हो रहा है, आपका एटीट्यूड्स आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपका चलने बोलने का सबका तरीका किसमें, इंटरव्यू में। इसीलिए जब आप घुसते हैं बड़े इंटरव्यू में तो हम लोग क्या चेक करते हैं, आदमी कपड़ा क्या पहना है, कैसे चल के आ रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे सवाल पूछ रहा है। 50% डिसीजन वहीं पे ले लेते हैं हम लोग कि ये फिट है या अनफिट है। तो दूसरे को भेजा, स्कैन किया कि भाई तू जा वहीं मेघालय किसी गांव में ले जा सैंपल। वहां लेके गया, वो जब वो ऐसे नजर दौड़ाई तो उसको तो पूरा अपॉर्चुनिटी लगी, पूरा संसार ही लगा कि यहाँ तो कोई जूते नहीं पहनते, तो पूरा स्कोप भरा। इसी सोच से गया ही वो, जहां किसी को अनुभव ही नहीं है। उसने क्या किया, जियो का स्टाइल अपनाया, क्या किया, फ्री में बांट दिया। सैंपल टेस्टिंग आजकल करते ना, बड़े मॉल में जाइए तो फ्री में आपको टेस्ट कराते रहेंगे, ट्रायल जिसको बोलते हैं, टेस्ट कर लो भैया, नया जूस आया, नया चाय आया, नया ये आया, नया वो आया। भाई साहब सरकार ने मुझे भेजा है ये योजना लागू करने के लिए, ये कुछ अलग अलग लोगों को जूतने बांटना है, फिर जैसे आधार सिस्टम आपका बनता है ना, ऐसे ही जो है हमें सरकार का काम है तो हमें करना पड़ेगा, इसलिए पहन के देखिए। तो जो पहनने को तैयार नहीं था वो क्या बोला, अब सरकार ने बोला है तो पहन के देख लेता हूं क्या है भाई, दिक्कत क्या है। पहन के देखा तो जो खेत में हल चला रहा था उसको लगा कि ये तो सही है, अभी तक जो कंकड़ पत्थर चुभ रहे थे, कांटे लग रहे थे, इसमें तो कुछ लग ही नहीं रहा, ये तो सही जूता है। फिर दूसरा एक और जा रहा था मिट्टी के खदान में या पत्थर चूज कर रहा था, उसको पहना दिया। बोला सरकार ने बोला है कि चुन चुन कर देना, सबको मत दे देना। नहीं, सबको देने को इतना थोड़ी है मेरे पास, पहले आप पायलट टेस्ट कर लो, फिर यदि होगा तो फिर हम सरकार की तरफ से लेकर आ जाएंगे। 5 लोगों को देकर आ गया, सब लोगों पर इतराते सरकार ने हमारे लिए चुन करके वो जूते भेजे 5 लोगों को। अभी हवा पहुंच गई क्या भाई, मेरा कब नंबर आएगा, मेरा कब नंबर आएगा, मेरा कब आएगा। क्या हुआ, धीरे धीरे पूरे गांव में हवा फैल गई कि भाई ये मुझे भी मगवा, मुझे भी नाम लिखवा आयुष्मान कार्ड में, आधार कार्ड में, नहीं तो मेरा जूता नहीं मिलेगा। अब वो जब आया बॉस को बताया सर 5 तो मैं दे आया, लेकिन वहां जो है 5000 की संभावना पूरी है। वो किया कि 15 और बांट दे जा फ्री में, 20 और बांट दे जा फ्री में। अब 25 को मिल गया, कंपटीशन और बढ़ गया। 25 लोग गांव में पहन के जा रहे हैं, ये तो बड़े ही अच्छा मिला है, सरकार हमने क्या गड़बड़ किया नहीं दे रही। अब बोला सरकार ने योजना चेंज कर दी। अब बोलती है सरकार कि आधार कार्ड जिनके पास है 50 रुपए जो देंगे उन्हीं को मिलेगा। 50,000 ट्रायल फ्री में, 50,000 की मिनिमम फीस। जैसे ही देखा कि अब तो 2 GB डाटा, 4 GB डाटा में कुछ काम नहीं होता, दिन भर वीडियो देखना है, डाउनलोड अपलोड करना है, कुछ नहीं होना है, तो आप क्या पैक लेने लगे,
अनलिमिटेड वाला पैक लेने लगे। समझ गए, आपकी कमजोरी को पकड़ ली, सकारात्मकता पहुंच गई, अपॉर्चुनिटी बिखरी पड़ी है, देखने का नजरिया, समझने का नजरिया, आपको कैसे वहां जाकर के अपनी बात को कन्विंस कर लेना है, समझाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यदि आप इस तरह से चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगा है आपके पारस्परिक संबंध बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब ये आर्ट ऑफ स्पीकिंग में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो एकदम अपरिचित है, हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग का नेचर होता है पहले दिन में, और भाई बता, जानते ना पहचानते, पहली मुलाकात में ऐसे लगता है घर गृहस्थी सब पूछ लेंगे, तेरी कितनी सैलरी है, कितने बच्चे हैं, क्या बीवी है, किससे सजा चल रहा है। जब आप मिलें एक डिस्टेंस के साथ, शालीनता के साथ मिलें, तो पारस्परिक संबंध कैसे बनते हैं। यार वो तो बड़े अच्छे आए थे, इसी क्लास टीचर में आपके बच्चे बोलते होंगे तो बहुत खड़ूसर हैं, जब देखो तो डांटते रहते हैं, मारते रहते हैं, और दूसरे बोलते हैं मजा आ जाता है, सर का क्लास कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। कैटेगरी बच्चे भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ट्रेनर में भी बहुत सारे ऐसे होते होंगे कि कोई क्लास लगता है कि कैसे निकल गई, कुछ लगता है कि कुछ अधूरा अधूरा सा रह गया, और कुछ लगता है यार 1.5 घंटे में क्या सुना, सब जगह वही है। तो आपको उस चीज़ में सबसे पहले क्या है, अपने जिस लक्ष्य के लेकर आप बढ़ते हैं आगे, जिस उद्देश्य को लेकर आप बढ़ते हैं, वो चीज़ों को समझना है, दूरी बना करके बातचीत करें, सकारात्मक सवाल पूछें, किसी के व्यक्तिगत सवाल ना पूछें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम दुनिया भर से तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, दुनिया भर से संपर्क दो रोज बनाने की कोशिश करते हैं। यार उससे मेरा नेटवर्क हो जाता तो मेरा प्रमोशन हो जाता, उससे मेरा एकदम जुगाड़ लग जाता तो मेरी वहाँ पोस्टिंग हो जाती जहाँ का मैं हूँ, नहीं शहर के पास हो जाता। लेकिन इस 24 घंटे 7 दिन भगवान ये किसी से ज़्यादा किसी को नहीं देता है। इस बीच में 24 घंटे में से हमने अपने आप से कितनी बात की, 24 घंटे में हमने अपने आप को कितना रियलाइज किया कि हमने अपने लिए क्या किया। जिस दिन हम बैठ करके अपने से बात करना चालू करेंगे कि जो हमारा काम है प्राइमरी, क्योंकि आपका बॉस जो है, चाहे वो प्रिंसिपल के रूप में हो, चाहे वाइस प्रिंसिपल के रूप में हो, या कि जो आपको असाइनमेंट दिया गया है उसके रूप में हो, वो आपसे आपका अपडेट बिना बोले सब जानता रहेगा किस टीचर में क्या क्वालिटी है। चुपचाप वो ऑब्जर्वर है, बुलाएगा उसी को एक एक कर को। जैसे हम सीडीएस में बोलते हैं ना कि एक को पिक कर लेते हैं, वो खुद से जब बात करेंगे तो जो आपका टास्क है, प्राइमरी टास्क, यदि आप सही समय में सही ढंग से डिलीवर करते रहते हैं, देते रहते हैं, तो इसीलिए वो तभी पता चलेगा जब आप 8 घंटे की ड्यूटी में खुद से आधे घंटे के लिए समय निकाल करके एक ब्रेन मैकिंग स्कैनिंग अपना खुद का मूल्यांकन कर रहे होंगे, तभी परिणाम अच्छा आएगा। ठीक है। फिर कई बार होते हैं हम कई बार आत्ममुग्धता में इतने शिकार होते हैं, दिन भर अपने से बात करते हैं, दूसरे वाले से बात नहीं करते। अरे दूसरा वाला तो बेकार आदमी, जब वो देखो तो निगेटिव भरा हुआ है, उससे बात करके दिन ही खराब हो जाता है। एक मेंटेलिटी ये भी है। उस मेंटेलिटी के पीछे का उसका राज क्या है। हिटलर को कहते हैं ना कि जब एकदम से रूढ़ हुआ तो उसके पीछे उससे बात करने वाले सब डिस्टेंस बना लिए। एक बार जब उससे किसी ने मिल करके बड़े दोस्ती से साथ मिला, गले मिलाया, ये मुन्ना भाई MPVS का आपने देखा हो, जादू की झप्पी, तो वो झाड़ू लगाने वाला ही बोलता अच्छा चल चल जाना, साफ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो कम्युनिकेशन है, जिसने हमेशा तिरस्कार किया, उसको किसी ने प्यार दे दिया हो, ये भी कम्युनिकेशन। तो आप किससे जाकर के कैसे उससे संवाद स्थापित करते हैं, जीवन में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। खुद से बात करें ही, दूसरों से भी बात करें, लेकिन इन सब से बात करने की, संबंध बनाने के लिए कि संवाद बने कैसे, ये असेसमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आप बार बार अपनी ही बातों का मूल्यांकन करते रहेंगे। आप क्या होता है, घर में क्या होता है,
आपने की पत्नी ने मान लीजिए खाना बनाया, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शादीशुदा हो इसलिए बता, सास बहू दोनों है घर पे। एक दिन मैंने तारीफ कर दी है, माँ ने आज बहुत दिनों बाद खाना बनाया है, बड़ा अच्छा पराठा है। ये दूर खड़ी पत्नी सुन रही, ठीक है। अगले दिन जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया, घर है, घर में सोच समझ के थोड़ी बोलना है। अब क्या किया आपने, अरे क्या तुमने जला जला पराठा बना दिया, इतना थोड़ा ध्यान से बनाया करो, मुझे ऑफिस निकलना है। दोनों वर्किंग, तब भी हमने एक कमेंट मारा, अननोनली मारा, बिना जानबूझ के हट किए भी। बात कहीं भी हो सकती, कुछ भी हो सकता। अभी क्या किया, हम तो ऑफिस चले गए, वहां गए, काम में इतना बिजी हो गए, लेकिन पत्नी साहिबा के मन में कल माँ ने बनाया था, उनका पराठा बहुत अच्छा था, और हमने देखो बनाया, दिन भर में 20 बार नहीं 200 बार वही माइंड में रिपीट होता रहा। अब जब घर में निकलेंगे स्वागत कैसे हो हैं? क्योंकि आपने तो अनजाने में बोला, वो जान जान के 200 बार जो रिपीट हुआ, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी आपको पता है, ठीक है। अब ये चीजें को आप रियलाइज नहीं करते, ये छोटी छोटी बातें। तो हम लोग जो बोलते हैं ना, तोल मोल के बोल, अरे घर में तोल मोल के थोड़ी बोलने के लिए बने, हम लोग तो ये बोलते हैं। लेकिन कई बातें बुरी लगती हैं। अब ये सब सोच करके आप जब भी बोले तो देखिए, सचेत होकर जब बोलेंगे, एक हैबिट में बन जाएगा। आपको इन्हीं तीनों में से आगे मैं बताऊंगा कैसे कैसे चीजें आपको मैनेज करना होता है आगे बढ़ने के लिए। पारस्परिक संबंध कहां शुरू होते हैं, इसलिए मैं अपनी बात छेड़ी। हम नहीं कहते, ये बात कहते हैं किशोर बियानी साहब, जिन्होंने बिग बाजार की स्थापना की थी। उनका मैंने एक किताब थी, हैपेंड इन इंडिया। आपको जीवन में 3 F's मिलते हैं। 3 F's मतलब फर्स्ट F होता है फैमिली, परिवार, दूसरा है फ्रेंड, आपका सहकर्मी या दोस्त, और तीसरा F है फूल्स, जो कंज्यूमर होता है, जिसके बारे में कहते हैं ना कि हम यदि विज्ञापन दे दें कि गंजे के भी यदि ये तेल लगा लेंगे तो बाल उग जाएंगे, और फेयर एंड लवली लगा लेंगे तो निग्रोइड जो हैं साउथ अफ्रीका के, वो भी गोरे हो जाएंगे। हम इस तरह का विज्ञापन बनाते। तो 3 F's के बीच में जिंदगी है। अब आपको जब शुरू करना है तो पारस्परिक संबंध के 4 आधार मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं। यदि जिसका परिवार जिसके साथ खड़ा रहा, अभी अमिताभ बच्चन का केबीसी का एक छोटा सा कटिंग मैंने देखा था, पता नहीं वो रील सील आजकल आता है यूट्यूब में। तो जब इन्होंने 80वां जन्म मनाया तो शायद उनके बेटे आए थे, और वो कौन बनेगा करोड़पति का, तो वो लाइन ही बस मुझे सुनाई थी, पूरा तो मैंने प्रोग्राम नहीं देखा, कि मेरे पास ऐसा, अभिषेक बच्चन साहब बोलते हैं कि मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पा बोलते हैं कि पा, जीवन में इतना जरूर मैं आश्वासन दे सकता हूं, जब भी आपके जीवन की लाइफ लाइन डगमगाएगी तो मैं आपकी लाइफ लाइन बन जाऊंगा। जब मसाल आपकी झुकने लगेगी तो मैं उसको थाम लूंगा। परिवार वो होता है। आप बढ़ जाइए पीछे, हमें घबराना नहीं। रिच डैड और पुअर डैड बोलता है। रिच डैड हमारे बच्चों को क्या सिखाता है हमेशा? अपनी किताब पढ़िए, नहीं पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है, पढ़ लीजिए। क्या सिखाता है? बेटा कोई दिक्कत नहीं, हानि हुई है ना, गिर ही तो गया है। हम लोग पहले गांव में क्या करते थे, ऊपर पत्ते खेलते थे, एक पेड़ की एक डाल से चढ़ते थे, दूसरे डाल में उतर जाते थे। पता नहीं आप कौन कौन से गांव का, मुझे नहीं पता है, अभी है वो गेम की नहीं है। और माँ बाप के अनजाने में खेलते थे, पेड़ के एकदम ऊपर चढ़ जाते थे। इमली उमली का पेड़ होता था, मजबूत होता था, और दूसरी तरफ से अब जो भी आप उस तरह से, है ना,
तो वहां रिस्क हमें क्या है? ये किसी का मोबाइल बज रहा है, बंद कर दो भाई। ये जो है, तो इसमें क्या है कि आप देखिए, माँ बाप के उसमें अनजाने में खेलते थे, लेकिन जो कॉन्फिडेंस होता है यार, कितनी भी पतली डाल हो, जंप लटक के निकल जाएंगे, और कोई कोई पारंगत हासिल कर लेते। तो रिच डैड क्या बच्चों को सिखाता है? पैसे की मुंह माया नहीं रखना है, अपॉर्चुनिटी को तलाशते रहना है। लास्ट एक जगह होगा, 2 जगह होगा, 3 जगह होगा, अरे फेल होगा, होने दे, सीखेगा तो सही। हम लोग क्या करते हैं, बच्चा नंबर तब नहीं आना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए, एग्जाम में पास करना ही है। तो आप कहां से डिमोरलाइज, वहीं से चलो कुछ कर देते हैं। तो परिवार सबसे बड़ा स्ट्रांग पिलर होता है आपके साथ खड़े होने के, आपके भीतर की हिम्मत देने का। तो परिवार यदि साथ है, कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन, जो मैं बोलना चाहता हूं पत्नी को भी वही समझ में है, माँ को भी वही समझ में है, भाई को भी वही समझ में है। जिस दिन ये कम्युनिकेशन इतना मजबूत हो गया तो सिर्फ एक मुट्ठी नहीं बनेगी, 5 मुट्ठी एक बार सधेगी ना, किसी के भी जावड़े को और दीवार को तोड़ फोड़ करके तहस नहस कर दे। ये होता है परिवार। दूसरा है प्रेमी अथवा प्रेमिका, वही वाला प्रिया प्रकाश बैरियर वाली फोटो आप देख रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं हमारे, नाम नहीं लूंगा, वैसे आप लोग सब देखते होंगे, आजकल हम लोग क्लासमेट हैं, दृष्टि IAS। प्रेमिका सही समय पे मिल गई, और वही यदि आपकी प्रेरणा बन गई तो आपकी दृष्टि द विजन बन जाती है। फिर आप दृष्टि जो है ना, एक सामान्य आंख भी एक विजनरी की तरह काम करने लगती है। और जब आपके पास कुछ नहीं होता, जब एकदम उधारी के पैसे से जीवन चल रहा था, तो उन्होंने बच्चे पढ़ाना चालू किए कुछ, और वो बच्चे पढ़ाते पढ़ाते आज दृष्टि IAS बन गया। ये भी एक पिलर होता। आप डगमगा गए तो गए, तो ये भी देखना है। और तीसरा है पार्टनर। पार्टनर मतलब किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं। अभी मुलायम सिंह जी अभी कुछ दिन पहले गए, जब उनको नेता बनने का शौक चल रहा है, तो सोनेलाल जी उनके गांव वाले थे कि पहली कार खरीदी। मैंने अभी सुना कि भाई अपने गांव से कोई लड़का निकल रहा था, पहलवान है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग गांव के सभी लोग क्या करेंगे, एक समय का खाना नहीं खाएंगे, लेकिन इससे एम्बेसडर में तेल भराएंगे, क्योंकि गांव का कोई लड़का आगे बढ़ रहा है, इसको बढ़ाना है। तब जाके एक सामान्य आदमी, एक पहलवान नेताजी बनता है। पार्टनर आप कैसे चुनते हैं? तो ध्यान रखिए कि आपका पार्टनर आपका साथ देने में हिचकिचा रहा है, या बोलता है कोई दिक्कत नहीं यार, एक टाइम खाना नहीं खाएं, क्या फर्क पड़ता है, तू बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा, गांव बढ़ेगा। सोच कैसी। और चौथा है प्रोफेशनल साथी। पारस्परिक संबंध में सबका है कि आगे मैं बताऊंगा इसमें कि आप जो है कैसे एक निश्चित लक्ष्य लेकर के, 4 लोग हैं, 4 दोस्त हैं, जहां आप काम करते हैं, उदाहरण बन सकते हैं। नवोदय में जहां जहां पढ़ाते हैं, एग्जाम्पल बन सकते हैं। यदि आपने एक साल बच्चों में ललक पैदा कर दी कि भैया शिलांग के इस स्कूल में इस बार इतना अच्छा रिजल्ट आया है, आपने वो कौन सा आनंद कुमार वाला IIT वाला सुपर 30 कि इस बार हमारे जितने बच्चे हैं सब 100 में 100 लेके आएंगे, 95 प्लस लेके आएंगे। 4 लोगों ने टर्मिनेशन किया, ये 4 लाख होता है। अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है, तो मंजिल तो अपने आप प्रशस्त होती चली जाएगी। लेकिन ये सब पारस्परिक संबंध बनाने के पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। KBC आप इतना पॉपुलर है, अमिताभ बच्चन ही चला रहे हैं कंटिन्यूअस। बोलने की कला यदि बहुत अच्छी ना हो, सब लोग कुमार विश्वास ना हो, तो कुछ लोग अमिताभ बच्चन बनते हुए सुन सुन करके उन्हीं की बातों से बात निकालना चाहिए। इसीलिए अंग्रेजी में कहावत है, इफ स्पीच इज सिल्वर देन साइलेंस इज गोल्ड। बोलना चांदी के जैसा है,
लेकिन सुनना सोने के जैसा है, क्योंकि आप बिना बोले आप बहुत कुछ दूसरे वाले को समझा लेते हैं, क्योंकि आपका गंभीरता, क्योंकि ये जो बोल करके समझदारी, वो कहते हैं ना कि समझदारी तब नहीं आती जब हम बड़ी बड़ी बात दूसरों के सामने बोलना प्रारंभ कर देते हैं। समझदारी तब आती है जब आप दूसरे की छोटी छोटी बातें समझने लगे। जिस दिन आप छोटी छोटी बातें सामने वाले का चेहरा देख करके पता कर लें, कई बार आपके जीवन में भी ऐसे मित्र होंगे कि यार कुछ तो है, आज तो जो छुपा रहा है, तो आज कुछ न कुछ गड़बड़, सब ठीक है ना तेरे घर में, और यही कहते कहते आपके आंसू पे आंसू निकाल दें। ऐसे भी दोस्त हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो वो छोटी छोटी बातें जब समझने लगे, वो है गोल्ड। स्पीच इज सिल्वर देन साइलेंस इज गोल्ड, इसको समझना है। अब लिसनिंग के भी कई सारी चीजें हैं, सुनने की एक पूरी प्रक्रिया हम लोग कम्युनिकेशन स्किल में पढ़ाते हैं। लिसनिंग कैसे प्रारंभ होता है? सबसे पहला होता है लिसनिंग, सुनना। भगवान ने 2 कान दिए हैं, किस लिए? सुनने के लिए, लेकिन बोलने के लिए एक ही मुंह दिया है। तो मतलब सुनना ज्यादा है। ये मार्क ट्वेन ने कहा है, हमने नहीं कहा, हम तो चुरा रहे हैं उनसे। तो 2 कान दिए हैं, बोलने के लिए एक मुंह दिया है, कि जितना सुनना है उससे आधा ही बोलना है। लिसनिंग, लिसनिंग की पूरी प्रक्रिया क्या है कम्युनिकेशन स्किल में? लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, फिर एनालाइजिंग, क्या है? सुनिए, समझिए, एनालाइज कीजिए, अपने अंदर पे समझने की कोशिश कीजिए कि एक बंदा कहना क्या चाहता है, अब फिर एक्सप्रेस कीजिए, फिर अभिव्यक्ति दीजिए। तो मुझे लगता है एक सही संप्रेषण, सही संचार तय होता है। कई बार क्या होता है, हम पूरी बात सुनते ही नहीं है। अभी एक वो उत्तराखंड का एक लड़का आया था, वो कौन सा गेम खेलते हुए, वो बोल रहा था कि जब आप 25 करोड़ का या 1 करोड़ का जो होता है ना, वो गेम होता है, तो आप जो है तो कैसे डराते हैं लोगों को। वो बड़ा अच्छा छोटा सा क्लिप आया था, मैंने देखा हो, है ना, वो छोटा सा लड़का, वो लड़का मैं नाम बोल रहा हूँ, तो वो बोलता है जब ये सवाल बोलेंगे तो आप ऐसे बोलते हैं, यदि आपने ये कहा होता तो भी उत्तर गलत होता, बी कहा होता तो बिल्कुल सही नहीं होता, सी कहा होता तो आप हार गए होते इतने में। तो फिर बोलते हैं अभी रुकिए रुकिए रुकिए, फिर वो क्या है ना, सब लोग पब्लिक हंसने लगती, ताली बजाने लगती है, तो सब हंसते, तो अमिताभ बच्चन जी बोलते रुकिए अभी इनको और कुछ बोलना है। वो आराम से, यदि आप फोटो देखें, वो भी मैंने देखा कहीं पे, तो आराम से सुन रहे हैं ऐसे करके मुस्कुराते हुए, जैसे अर्जुन के रथ में कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और पार्थ बार बार एकदम से अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कौन किसको मारना पड़ेगा, और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। पता सब कुछ है, खेल वही उन्होंने रचा है, लेकिन उत्तर नहीं दे रहे। अमिताभ बच्चन जी भी यही चुपचाप उस लड़के की आवाज सुन रहे हैं। इसीलिए जब सामने वाले को एकदम से बातों को आप आने देते हैं अपने सामने, उसको समझते हैं, एनालाइज करते हैं, तब मजा तो उसी में है। फिर जा करके आप बात करते हैं। इसलिए केबीसी अमिताभ बच्चन के साथ चल रहा है। शाहरुख खान जी होते तो 90% वही बोल देते, 10% पब्लिक बोल पाती, फिर क्या होता। और गोविंदा जी पिया है तो क्या हुआ। तो ये चीजें आपको बहुत बड़ा है, क्योंकि जो मैंने पहले ही कहा कि अब जो आपकी दूसरी मंजिल प्रारंभ हो रही है नया नया रिक्रूटमेंट के बाद, तो आपका जो डिग्रियों का काम था यहां से संपन्न हुआ, समाप्त नहीं हुआ, संपन्न हुआ। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50%, 60%, व्हाट एवर इट इज, उसके आधार पर आप यहां तक पहुंच गए हैं। लेकिन आगे की यात्रा पूरा आपके पारस्परिक संबंध, ग्रुप डायनामिक, टीम बिल्डिंग और कम्युनिकेशन स्किल पर आधारित है। क्योंकि हम कहते हैं फील्ड में बड़े बड़े लोगों को, आप लोगों ने सुना होगा, डिग्रियां तो मात्र तालीम की रसीदें हैं,
डिग्रियां तो मात्र तालीम की रसीदें हैं, किरदार तो वही है जो व्यवहार में झलके। ठीक है, तो आने वाला समय आपके किरदार को तो कौन निभाने वाला है? आपका व्यवहार, आपकी बातचीत, आप कैसे संबंध बनाते हैं, आप कैसे आगे किसी चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो कई बार हम किसी ने उलाहना दे दिया, किसी ने डांट दिया, भी वो सब चीजें आएंगी कि आपने काम नहीं कर दिया, बहुत सारी चीजें सब आती हैं। लेकिन क्या है ना, वो जो क्या कहते हैं, सह लिया, जो सब तरह की डांट फटकार सुनते हुए अपने काम में मग्न रहा, वो क्या बन जाता है? शंकर बन जाता है। अब बार बार जो बौखलाहट में, झुंझलाहट में उत्तर देता रहता है, रिप्लाई देता रहता है, जब देखो शिकायतें करता रहता है, वो क्या होता है? सड़क का कंकर बन जाता है। ये कहानी सुनी है ना आपने? नहीं सुनी है? हम क्या है, सब जीवन के बेसिकली भगवान के दिए हुए एक पत्थर हैं। हम अपने आप को पूरा तराशने की कोशिश करते हैं अपने अपने हिसाब से। लेकिन क्या होता है, मान लीजिए दो पत्थर हैं, एक ही खदान से निकले, पढ़ाने वाला टीचर एक ही है, स्कूल भी एक है, पढ़ी जाने वाली किताब भी एक है, लेकिन आपकी इसी खदान के कुछ बच्चे, पता चलेगा कि आप जो है लाल बत्ती से निकल रहे होंगे, और उसी खदान का एक बच्चा क्या करता है, जहां से आपकी लाल बत्ती के लिए टोल टैक्स का खंभा उठा गिरा रहा होगा, वो भी होगा। शिक्षक भी वही, क्लास भी वही, पढ़ने वाली पुस्तकें वही। दिक्कत कहाँ आई? ग्रहण करने की क्षमता, अंडरस्टैंड करने की क्षमता, एनालाइज करने की क्षमता, और फिर एक्सप्रेस करने की क्षमता, लिखित, मौखिक या दैहिक, तीनों। जीवन इन्हीं तीन चीजों से बना है, लिखित, मौखिक और दैहिक। अब इसको क्या है, पत्थर का उदाहरण दिया तो मैंने, एक ही खदान से मकराना के माइन से दो पत्थर निकले बड़े बड़े, उनको ले जाकर के कहीं मंदिर में, मान लीजिए कि अमेरिका में, दुबई में स्थापित करना था शंकर जी को। अब क्या हुआ, ट्रक में कुछ लोड हुए, दोनों बराबर लोड हुए, एक ही शेप में कटे, सब कुछ कटे, कुछ तो लोड होते होते कुछ खरोच आई, कुछ आया कुछ आया, फिर उतारने के समय कुछ थोड़ा टूटा, फिर जब उसमें मिस्त्री ने हथौड़े मारे तो वो कुछ चिटकता रहा, टूटता रहा, बिखरता रहा। लेकिन एक पत्थर था, एक ही खदान थी, जो तमाम तरह के उलाहनों, दुख, दर्द, सब कुछ सहता रहा। और जैसा जैसा आपके मेंटोर ने आपको तराशना चाहा, गुरु ने, माने जो मिस्त्री है, जो कारीगर, जो आपको तराशना चाहता है, वो कारीगर आपके पिता भी हो सकते हैं, आपकी माँ भी हो सकते हैं, आपके भाई भी हो सकते हैं, आपके गुरु भी हो सकते हैं, क्योंकि उसको जितना पता है कि कौन से व्यक्ति में क्या अंदर क्षमता है, आपको खुद को नहीं पता होता। हनुमान जी को भी नहीं पता था जब तक जामवंत ने नहीं बताया। तो क्या हुआ, जैसे जैसे उसना हथौड़ी चलती रही, वो टूटता रहा, कराहता रहा, बिखरता रहा, तो क्या हुआ, उसको कोई आकार नहीं मिल पाया। लेकिन जो सब कुछ सह करके भी, चोट पर चोट खा करके भी, जैसा जैसा उसने बदलना चाहा, बनता चला गया, ढलता चला गया, वो मंदिर का शंकर बन गया, और जो टूट कर बिखर गया वो सड़क का कंकर बन गया। जीवन है, अभी वो मार आप सब में पड़ेगी। अब आपको देखना है कि आपको उत्तर देना है, आर्गू करना है, या आपकी कमियों को समेट करके एकदम से सुधारना है। ये आप पर निर्भर करता है। मैं बार बार कहता हूं, जो भी आप जैसे खुद को तराशते हैं, जितना दुनिया आपको तब तक नहीं बदल सकती। एक चीज ध्यान रखिए, जब तक आप खुद ना बदलना चाहें।
कितना भी मोटिवेशनल स्पीकर आ जाए, कितनी भी किताबें लिख जाए, कितने भी गुरु मिल जाए, कोई भी कुछ भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता जब तक हम खुद अपने भीतर से बदलाव नहीं करना चाहे। नहीं भैया, जो 5 साल गए तो गए, अब मेरे अगले 5 साल भैया इसके हिसाब से चलना है, क्योंकि आगे का रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है। अब इसी को हमने गुरु मान लिया, और जिसको गुरु मान लिया ना, उसमें भक्ति इतनी आती है, सच बताऊं, मैंने तो माना है। मैं तो एक गुरु है देखिए, और एक मित्र है। मतलब जब समय आता है और लगता है कि भाई नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर कुछ भी बातें हैं, और एक दिन में वो नहीं बनता है। गुरु तो मेरा 15 मिनट में बन गया कि जिस चीज़ को लेके मैं 5 साल घूमता रहा, किताबें पढ़ता रहा, नहीं समझ में आई, वो 15 मिनट चलते चलते, हाँ बताइए क्या है, क्या पियोगे, किस लिए मिल रहा है, ऐसे ही बोले सर समझ में नहीं आ रहा, PhD कैसे लिखा जाता है, ये कैसा है, वो कैसा है। हम जिस चीज़ को पढ़ पढ़ के रिसर्च मेथोडोलॉजी भटकते रहे, 3 साल कुछ नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा ये है, लिखिए, पेन निकालिए, ऐसे बोलो, पेन निकालिए, मैं बोलता हूँ लिखते जाइए। मैंने पेन निकाला, 15 मिनट में उन्होंने कुछ कुछ बोला, मैंने लिखा। बोले इतनी 50 किताबें मैं पढ़ के झक मारा रहा था, समझ में नहीं आ रही थी। 15 मिनट में गुरुजी ने क्या बताया कि मुझे सब समझ में आ गया। मैथमेटिक्स सब फार्मूले, या कोई भी टीचर क्या, किताबों में तो सब कुछ लिखा है, गाइड में सब कुछ लिखा है, लेकिन पल्ले नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है? और एक टीचर आता है, क्या कर रहे हो, एक्स को इधर रख दो, वाई को उधर रख दो, इसके बराबर ही आ जाए, खत्म, कहाँ उलझोगे। और आप बार बार, 1 बार 2 बार 3 बार, वो नजर गड़ गई तो गड़ गई, उससे आगे पीछे टसमस नहीं हो रहा। और आपने एक वर्ड चेंज किया, पूरा जीवन का अर्थ खुल गया। बस इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, ढूंढ लिए जिस दिन ना, तो गुरु भी मिल गया। अब फिर लगता है इसने मेरा मार्ग प्रशस्त किया, इसने मुझे चेतना दी, इसने मुझे जागृत किया। कभी भी कोई भी क्षण आएगा तो वो अवसर नहीं चूकेंगे जब हम उनकी लाइफ लाइन बनने के लिए तैयार नहीं होंगे। और ऐसे एक मित्र हैं, मैंने जीवन में पहला घर खरीदा। दिल्ली में सबका घर सपना होता है घर खरीदने का। पॉकेट में लाख रुपए और लेने चले 50 लाख का। सच बताऊं 20,000 रुपए थे, और सोच लिए 50 लाख का नई जिंदगी शुरू कर रहे। बोला, मेरे मित्र ने बोला, जो मैं बैंकिंग सिस्टम में था, कारपोरेट में, अरे यार सबके साथ ही होता है, टेंशन मत ले, तू बुकिंग तो करा क्या, जो भी है दे क्या। मेरा दोस्त है, अभी वो CEO MD है। तो सबके साथ ही होता है, टेंशन मत ले, जब बुक करा क्या। मैं गया, बोले पैसे कहाँ से आएंगे, बोला बुक करा क्या ना, कर दिया। ये जो मैंने 4 चीजें बताई ना, प्रोफेशनल साथी, बुक करा क्या। देखिए बात मानना भी पड़ेगा। हम बोले कुल मिला के ये सब लोन सोन सब मिला के इतना ही बैठ रहा है। अभी तो हमारे पास लगभग ना 15-20 लाख की कमी हो रही। बोला कुछ मत कर, एक तो मैं हूं, मेरे पास जो है मैं सब निकाल दूंगा, FD तेरे लिए कोई दिक्कत नहीं। FD तोड़ करके जो दे दे, वो मित्र है ना, सहकर्मी नहीं है, दोस्त है। अंधा विश्वास इस पर आप कर सकते हैं। बोला इतने का तो जुगाड़ मैं कर दूंगा, तेरा कम हो रहा है 7-8 लाख रुपए। अब क्या कर, सब लोग के पास जो है, मिडिल क्लास के पास 1 लाख 2 लाख देने को तैयार नहीं होता, और होगा भी तो नहीं देगा। तू एक काम कर, अच्छे मित्रों की लिस्ट बना, 10-12 लोग, सबसे बोल 20-20, 25-25 हजार दे दे, जो भी है जितना। अब मैंने सच में लिस्ट बनाई, 20-21 लोगों को, भैया जितना है 15-20 हजार दे दो ना, सब काम हो जाएगा, मैं दे के करके लौटा दूंगा। मैंने सोचा था 25-27 लोगों का लिस्ट बनाई, बड़े ढूंढते ढूंढते इधर उधर, भाई कैसा ऐसा है, ऐसा चाहिए। पता चला कि 12 लोगों में ही हमारा वो कोटा फुल। ये कौन बता दिया? मित्र ने बता दिया। इसीलिए किशोर बियानी जब अपना स्टार्ट किए, उनकी ये किताब जरूर पढ़िएगा, टॉप 10 किताबों में से एक है मेरी, इट हैपेंड इन इंडिया। पहला है पिलर फैमिली, दूसरा है फ्रेंड। परिवार आपके साथ तैयार हो, ठीक है, जो भी होगा होगा, इससे ज्यादा बुरी जिंदगी तो नहीं होने वाली जहां पे हैं।
दूसरा है मित्र, उसको पार्टनर बना लीजिए आप, मित्र ही पार्टनर बन जाए, क्योंकि सबके जीवन में कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की तमन्ना है वो। और तीसरा तो आप बोलेंगे ना, भैया ये जो काला है ना, फेयर एंड लवली से तुझे मैं गोरा कर दूंगा, प्रोडक्ट आप बनाइए और लिख देंगे फेयर एंड लवली, आपको उज्जवल भी बना देगा, सुंदर भी बना देगा। यदि ऐसा होता तो पूरे अफ्रीका में वो फेयर एंड लवली लगा के गोरे हो गए। तीसरा आपको बता दिया, कंज्यूम। तो इसलिए जब भी आप पारस्परिक संबंध बनाएं, सबसे पहले तो एक ध्यान रखिए कि मुस्कुराने की कला सीख लीजिए किसी भी प्रोफेशन में। क्योंकि हम लोग देखते हैं, लड़के तो कम करते हैं, लेकिन हम कॉलेज में जहाँ पढ़ाते हैं तो देखता हूँ 20-30% लड़कियां जैसी क्लास खत्म होती है, कहीं कॉरिडोर में, कहीं मैदान में, कभी इधर टेढ़े मेढ़े मुंह मुस्कुरा करके सेल्फी लेती रहती है। और सच में जब वो मुस्कुराने की टेढ़े मूढ़े मुंह से साथ, जिसको इमोजीज हम आजकल बोलते हैं शॉर्ट टर्म में, साइन लैंग्वेज में, जब फेसबुक और सोशल मीडिया में डालती हैं तो हमारी जो थोड़ा हम कितना भी अच्छा बनाने की गंभीर कोशिश करें, वो सुंदर नहीं दिखता है। अब वो कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा मुस्कुराते हुए डाल देती हैं, वो सुंदर से सुंदरतम हो जाती हैं। तो बताइए कि जब मुस्कुरा करके एक सेल्फी आपके पूरे व्यक्तित्व को निखार देती है, तो आपका यदि व्यक्तित्व मुस्कुरा करके बात करने का है तो कितने लोगों को आप प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे पहले निराशा अंदर छुपा लीजिए, है ना। तुम इतना क्यों गुनगुना रहे हो, क्या है गम जो छुपा रहे हो, है ना। रेखाओं का ये खेल है मुकद्दर। तो ये सब चीजें हैं। तो कुछ चीजें व्यक्तित्व में आपको आगे बढ़ने के लिए ढालना पड़ेगा। अब पारस्परिक संबंध से मतलब क्या है, चीजें समझ में आ रही, बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग, रिलेट कर पा रहे हैं ना अपने से। अब क्या है, इंटरपर्सनल स्किल की यदि हम डिफिनीशन में जाएं तो क्या है, द बिहेवियर एंड टैक्टिस ए पर्सन यूजेस टू इंटरैक्ट विथ अदर इफेक्टिवली। पारस्परिक संबंध है एक व्यवहार और एक ऐसी नीति, जब आप दूसरों से बात करें तो वो कितना प्रभावशाली हो, उसी को हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या अंतरवैयक्तिक संचार या संप्रेषण कहते हैं। इंटरपर्सनल, किसी के व्यक्तित्व के भीतर प्रवेश करके उसको अपनी कला से, बातचीत की कला से, अपने व्यक्तित्व के कला से जब प्रभावित कर लेते हैं कि वो जाते जाते कह दे कि भैया बड़ा मजा आया आज मिलकर के, अगली मुलाकात कब होगी, तो समझिए आपका कम्युनिकेशन, जब सामने वाला आपसे मिलने के लिए आतुर हो और इंतजार करे कि यार उससे मिलकर के आधा घंटा जो बात किया, जैसे हमारे गुरुजी टाइम ही नहीं देते, 10 बार बोलेंगे तो आज ये हो, आज हो, बताइए काम क्या है। मिलने की उत्कंठा भी वो शांत कर देते हैं, इसलिए कि उद्देश्य उनका पहले आ जाता है। इसका मतलब कह रहे हैं कि पहले उद्देश्य आपका भी निश्चित होना चाहिए। ऐसे ही खाली पीली मेरे पास समय नहीं है कि आप आए 10 मिनट गप तो मारेंगे और चले जाएंगे। क्या उद्देश्य, क्या मिलने का कारण। और यदि 15 मिनट मिल गए वो 25 किताबों के बराबर हो गए। इसीलिए एक अच्छा गुरु, एक अच्छा मित्र, एक अच्छा व्यक्ति कई पुस्तकों का भंडार होता है। उससे मिलकर के आप कई बार, एक बार सेमिनार ऐसे होते हैं कि वो जो बोलने आता है
ये जो मैं भी चीजें बोल रहा हूं कहीं किताबों में नहीं लिखा है। आप ढूंढते रहिए, सब पढ़ते रहिए, नहीं मिलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति आ रहा है आपके सामने अपने जीवन का अनुभव देने आ रहा है, अपने जीवन का निचोड़ देने आ रहा है, तो इसी में से कुछ सेमिनार आपके लिए बहुत बड़ा क्या होता है, लाइफ लेसन बन जाता है। उदाहरण मैं दूं, नारायण मूर्ति आप लोगों ने नाम सुना होगा। नारायण मूर्ति इसलिए बने हैं, एक मेरी किताब है, गूगल कीजिए, अमेजन वगैरह में सब है, उसमें मैंने स्टोरी लिखी है। कई किताबें मिलेंगी, लेकिन मेरी अभी तक की जो सबसे 2 बहुत अच्छी किताबें हैं, मतलब जिसको हम कह सकते, वैसे तो 3 किताबें कह सकते हैं, लेकिन यदि लाइफ चेंजिंग पर है, लाइफ लेसन के लिए, तो एक किताब आई है उड़ान करके। अलग अलग चीजें, क्योंकि कई जगह से मेरे पास फोन आ रहे हैं, तो मतलब ठीक होगी। उसमें मैंने ये इन्फोसिस और ऐसे बहुत सारी स्टोरियां हैं। उन्होंने बोला कि यदि मैं नारायण मूर्ति हो और इन्फोसिस की वजह से मुझे जाना जाता है, तो उसके पीछे एक जो है, एक स्पीकर का हाथ है, एक सेमिनार का हाथ है। यदि शायद वो मैं जिंदगी में मिस कर दिया होता तो मैं यहां नहीं पहुंचा होता। अब वो घटना क्या है मैं बता दूं, अभी तो समय है काफी है, तो फिर नहीं बता पाऊंगा। फिर बहुत सारी आगे चीजें छूट जाएंगी, और वो भी ज्यादा महत्वपूर्ण आगे वाली। चलिए, तो क्या हुआ कि ये कानपुर आईआईटी के स्टूडेंट थे। यदि आप इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अप्लाइड फिजिक्स के स्टूडेंट थे, 67 के आसपास, कानपुर आईआईटी। तो अप्लाइड फिजिक्स के स्टूडेंट थे, एक सेमिनार हो रहा था आईआईटी कानपुर में। तो बोले कि जैसे सब बच्चे जाते हैं, मुझे भी बोला गया कि आप सेमिनार अटेंड कीजिए। सभी लोग जनरली सेमिनार में किसी का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं होता है, कि यार लगता है क्या जबरदस्ती बैठो पकाओ। लेकिन उसी बीच में कोई ऐसा होता है कि लगता है यार मजा आ गया निकलने के बाद। तो वो एक वक्ता कोई आए हुए थे, बाहर के थे, कोई बोल दूसरे देश के। ये मैंने पढ़ा इकोनॉमिक्स टाइम्स से, पूरा उनका 1 पेज का इंटरव्यू है। उसमें उन्होंने लिखा कि इफ आई मिस दैट क्लास आई कैन नेवर बिकम नारायण मूर्ति एंड सेट अप इन्फोसिस। तो उन्होंने बोला कि भाई आने वाला समय जो है किसका है, आईटी का है, कंप्यूटर साइंस का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। और इस पर अभी बहुत ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं, दुनिया में कहीं नहीं काम हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर किताबें वगैरह लिखी हैं। आई थिंक आईआईटी इज वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सो माइट बी यू विल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट इन योर लाइब्रेरी, यू जस्ट गो एंड फाइंड आउट ओवर देयर। तो सब लोग क्या होता है, सेमिनार खत्म हुआ, आपका ब्रेक हुआ, हम चाय बिस्किट और पकौड़े की तरफ भाग जाते हैं, भजिया पकौड़े की तरफ। मैक्सिमम लोगों का होता है, क्योंकि हम कुछ जब सुनते हैं, इफ स्पीच इज सिल्वर देन साइलेंस इज गोल्ड, ध्यान लगाकर पढ़ेंगे सुनेंगे तब तो चीजें समझ में आएगी। तो हम क्या करते हैं, इधर भी बातें कर रहे हैं, उधर भी बातें करते हैं, कुछ समय उधर देखेंगे, कुछ इधर खुज लाएंगे, कुछ उधर चलेंगे, बाहर चलेंगे। कुछ लोग उसी में से, आपकी क्लास में से कुछ लगता है कि एक भी शब्द छूट न जाए। नारायण मूर्ति सुनते रहे, सब लोग चाय समोसे की तरफ जब दौड़े तो कहीं कहीं जिज्ञासा किसी के मन में पैदा हो जाती। उसी बीच जब पूरी बात सुन लेता है, उन्होंने लाइब्रेरी की तरफ भागे तो वे जिन्होंने जो पढ़ा सुना था उन्होंने सर्च किया जाके वहाँ, और देखा कि सच में 3-4 किताबें हैं। उसके बारे में जब उन्होंने पढ़ना चालू किया तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि क्या क्या है आईटी और ये सब चीजें। और उन्होंने 3rd ईयर में थे, 4th ईयर में अप्लाइड फिजिक्स छोड़ा, और मेजर जब चुनते हैं, स्पेशल सब्जेक्ट जो आके चुनते हैं जब, तो उन्होंने अप्लाइड फिजिक्स छोड़ करके क्या ले लिया, कंप्यूटर साइंस ले लिया। और कंप्यूटर साइंस को इतने मन से उन्होंने पढ़ा, क्योंकि उनका जिस दिन वो किताब पढ़े, क्योंकि पता था कि मार्केट में अभी आने वाले समय में इस पर कुछ भी नहीं है, इसी पे काम करेंगे। और जैसे कि सबको पता है कि सुधा मूर्ति उनकी वाइफ और उनकी क्लासमेट भी, मतलब वहीं आईआईटी में ही मुलाकात हुई थी। जब सब लोगों ने नारायण मूर्ति, नंदन नीलकर्णी, ये सब लोग नौकरी ज्वाइन कर रहे थे, तो नारायण मूर्ति
अपनी गर्लफ्रेंड जो अब बीवी पत्नी बन गई हैं, उनके पैसे लेकर के कुछ आदमी पुणे में एक सहकारी बैंक से 13,000 का लोन लेकर के कंप्यूटर खरीदा और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जो धीरे धीरे बन करके इन्फोसिस बन गया। तो उन्होंने बोला कि यदि वो क्लास मुझे नहीं छूट गई होती, ना मैं कंप्यूटर साइंस में जाता, ना उस दिशा में मैं काम करता, और ना इन्फोसिस बनता। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि कुछ ऐसी चीजें हैं इसी बीच में जीवन में मिलेगी कि आप भटकते रहिए, खोदते रहिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। कई बार आपको एक और अच्छी किताब है ब्राउन बेस की, मनी मास्टर्स मनी लाइफ्स। जीवन के हर क्षण में अलग अलग आपको गुरु मिलेंगे। कौन सा गुरु कब ठोकर मार करके आपको टकरा जाए, आपको भी नहीं पता है, लेकिन आपके लिए जो हीरा बन जाए, आपको जो जीवन को हीरा बना दे, वो बड़ा दुर्लभ होता है। तो आपको लोग मिलेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी नजर कितनी है, आप समझने वाले कितना है, आप पाना कितना चाहते हैं, आपकी पूरी दृष्टि और विजन पर निर्भर करता है। ये समय सबके साथ आएगा। तो इसी तरह आप जहां जहां जाते हैं कुछ ना कुछ आप ग्रहण करते रहिए। मनी मास्टर मनी लाइफ ही बोलती है। और उसी बीच में से कोई एक व्यक्ति आएगा और जो आपके हाथ में और कंधे में हाथ रखकर चला जाएगा, बोलेंगे भाई तुम वहां मिलना, संपर्क में रहना, और हम लोग आपस में मिलते रहेंगे। हम लोग क्या करते हैं, नंबर लेते हैं, मोबाइल में सेव हुआ, डायरी में सेव हुआ, 5 साल बाद वो भी भूल गए, हम भी भूल गए। लेकिन यदि पारस्परिक के संबंध बने रहे, तो जिसने कंधे में आज हाथ रख के गया था, वो पता चला कौन से मुकाम पर पहुंच गया, वो कृष्ण बन गया। और जब आप सुदामा की तरह इधर उधर भटक रहे थे, तो आप एक दिन पहुंच गए राजमहल में और बोला अच्छा सुदामा आया भाई, आज क्या बोलते हैं, अरे तुम्हारी हमारी कहाँ यार, तुम तो इतने बड़े आदमी। तो बोला, कृष्ण ने क्या बोला, जब आदमी मतलब का दोस्ती रखे तो काहे की दोस्ती। दोस्ती तो वही है जो स्वार्थ के बिना। तू मेरा दोस्त तब भी था, आज भी है और सदैव रहेगा। ब्राह्मण है तो पांव तेरा धुलूंगा ही मैं, क्योंकि मेरे परंपरा और संस्कार में तू आ। अपने सिंहासन से उतरते हैं, उसको बैठाते हैं, गले मिलते हैं और बता देते हैं कि दोस्ती क्या चीज है। ये जो एक कहीं ना कहीं सीड है, ये जो बीज है, ये जो कंधे में हाथ रख करके किसी ने बोला था कि यार अब हम संपर्क में रहेंगे, ध्यान रखियो कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। यदि संपर्क बना रहा तो कौन आदमी कब कहाँ काम आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ये पूरे यदि हम बोलें इंटरपर्सनल का काम यही है, क्योंकि हम लोग मूलतः क्या करते हैं, समझदारी कब आती है हमारे जीवन में, जब चीजें हाथ से फिसल जाती। बड़ा स्कंदगुप्त की बड़ी अच्छी लाइन है, जब तक फूलों की माला गूंथी जाती है तो फूल कुम्हला जाते हैं, और जब तक औवन होता है तो समझदारी नहीं आती, और जब समझदारी आती है तो औवन चला जाता है ना। यदि औवन रहते हुए समझदारी आ जाए है, हाँ बड़ा बेमेल, तो मेल हो जाए तो वही तो समझदारी यही तो है जीवन। यदि समय रहते समझ में आ जाए, यदि गांधी जी को प्रिटोरिया में धक्के मार करके नहीं उतारा गया होता, अपमान नहीं सहा होता, सम्मान में ठेस नहीं पहुंचती, तो क्या वो मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बनते। लात खाए, घूसे खाए, एकदम से फेंक दिया गया ट्रेन से बाहर, तब कुछ लगा भैया हमारे भीतर बहुत कुछ है, अब इनको रह के इन्हीं के देश में सबक सिखाएंगे। नेशनल कांग्रेस की स्थापना की और मोहनदास करमचंद गांधी से जज्बा पैदा कर लिया अंदर अपने भीतर कि इनके जो ये भेदभाव है रंग को लेकर के, इसी का विरोध करेंगे।
तो समझदारी तो ठोकर खाने के बाद आती है। आप लोगों ने सुना होगा ना, अकल तब तक नहीं आती बादाम खाने से नहीं आती, अकल ठोकर खाने से आती। ठोकर जितना खाएंगे, जितना ही आप कहीं ना कहीं आपको धोखा खाएंगे, मजबूत होते चले जाएंगे। और जितनी ही बार ठोकर आपको बार बार मिलेगी, आप जो है काला पत्थर होते चले जाएंगे। फिर किसी की बस की बात नहीं है कि आप आसानी से टूट जाएं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि अक्ल जो है बादाम खाने से नहीं आती है, ठोकर खाने से आती है। और ठोकर ही कहीं ना कहीं आपको जो है ना, वही ठोकर बार बार पढ़ते पढ़ते रहने से वो हीरा बन जाती है और आपका पूरा व्यक्तित्व हीरा बन जाता है। तो ये सब चीजें हैं कि आप जाने। लेकिन बोलने में एक चीज जरूर बोलें, हम लोग क्या करते हैं ना, आजकल जब बात करते हैं, पारस्परिक संबंध बनाते हैं, जो हमने भी देखा, जो आजकल प्रचलन है, पहले उससे क्या काम हो सकता है, वो कौन सा आदमी है, इससे हमारा आगे क्या है, ये हमारा कमिश्नर है, ये हमारा वहां का हेड है। हम संबंध किस लिए बनाते हैं? स्वार्थ और भय के बिना प्रीति नहीं होती। या तो डर के मारे होती या स्वार्थ के मारे होती। जहां कैलकुलेशन से ही आपका रिश्ता प्रारंभ होता है, वहां सॉल्यूशन नहीं हो सकता। क्योंकि सामने वाले से जब आप संबंध बनाते हैं, अचानक सामने वाले को पता होता है कि भाई ये तो अब हमारे पास था नहीं, अचानक कहां से टपक पड़ा। फिर आप रिश्ता निकालेंगे, अच्छा वो हमारे गांव का, उनका रिश्ता है, ये मेरी जाति का है, मेरा ये है। फिर वो जो वहां तक पहुंचा है, वो सब ये करके ही नहीं झेल के पहुंचा होगा। ठीक है, वो आपका पूरा असेसमेंट, मूल्यांकन कर चुका होता है। इसीलिए जब आप किसी से रिश्ता बनाए, संबंध बनाए, जो इसकी बात हम कर रहे हैं, तो रघुवीर साहब की ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, पहले पाने दो मुझे ऐसी भाषा जिसके दो अर्थ नहीं हो, जो मैं बोलूं तुम्हें भी समझ में आए, जो तुम बोलो मुझे भी समझ में आए। एकदम क्लियर हो कि भाई साहब आप ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं एनईपी में, मैं भी इसमें कुछ हाथ बटाना चाहता हूं, मेरा इंटरेस्ट है, आप मेरे लायक कुछ असाइनमेंट हो तो दीजिए। आगे बढ़ करके जिस दिन आप काम लेना चालू कर देंगे तो बोले यार बढ़िया उत्साही लड़का है यार, इसको जोड़ो अपने साथ से। और 2-4 बार जब आप काम उसका कर देंगे तो बोलेंगे कि यार वो कमेटी बन रही, उसका नाम डालो। और कमेटी बनते बनते, नाम डालते डालते अब पता चला कि शिलांग और मेघालय से निकल करके एचआरडी मिनिस्ट्री में एनईपी के डायरेक्टर बन गए। ये स्वार्थ नहीं था, ये क्या था? सरोकार था। काम को समझने, जानने और करने का सरोकार जिस दिन पैदा कर लिया और आपने कहीं ना कहीं वो गैप पा लिया जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे, तो आपकी तो बल्ले बल्ले। क्योंकि हर एक आदमी को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो काम का हो। हम लोग क्या करते हैं ना, क्या लगता है हम यहां तक पहुंचे हैं, हम समझते हैं चीजों को, हम भी घूमते होंगे, लेकिन सब लोग आपकी परीक्षा लेना चाहता है। यदि हम इसको काम दिए हैं, कितना सीरियस है, कितना गंभीर है। एक समय ऐसा भी आया कि जब मैं कारपोरेट छोड़ रहा था तो मेरा बॉस जो आईएम कलकत्ता का था, वो आईएम अहमदाबाद का, अभी बैंक का मर्जर हुआ, उसका चेयरमैन भी थे। मैं छोड़ रहा था तो मुझे मेरे बॉस ने के पास से मैसेज आया, यार कुछ भी करके यार वो संजय बघेल है ना, उसको जाने मत दो, बोलो कितना प्रमोशन चाहिए। मतलब स्केल 1 है, स्केल 3 उसको जंप करा दो, बोलो टिका रहे। अब ये मादा कैसे पैदा करेंगे? जब 3 साल में कारपोरेट में आपके ट्रांसफर होते हैं, मैं 6 साल एक ही पोस्टिंग एक जगह बैठा रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी जरूरत बन गया था। लेकिन आपको जो करना है, आप में गट्स इतना भीतर पैदा हो जाए कि आप बोले नहीं अब यहां मजा नहीं आ रहा है। यदि लालच में आ गए तो आप जो है अपनी मंजिल नहीं पाएंगे। तो बहुत सारा त्याग भी आपको करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखिए,
बिना खोए कुछ आप पा नहीं सकते। दोनों हाथ में लड्डू खाएंगे तो एक हाथ से, याद रखिए हमेशा, भले दोनों हाथ में, खाना तो एक ही हाथ में मिलेगा। जब मालूम है कि दोनों हाथ में लड्डू होने के बाद भी खाना एक ही हाथ से है, तो एक ही को पकड़िए और उसी में इतना एकदम मशगूल हो जाइए कि चारों तरफ से लोग आपकी डिमांड करने लगे। तो ऐसी भाषा, ऐसा व्यवहार, ऐसे रिश्ते जब आप बनाएंगे तो पारस्परिक संबंध और आपके मजबूत होते चले जाएंगे। पारस्परिक संबंध के उदाहरण क्या है कि जब पारस्परिक संबंध बनता है, फटाफट इसको बोलते हैं, थोड़ा सा आप हिंदी आपने देख लीजिएगा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल का क्या है, अंतर जो है वैयक्तिक से जो दक्षता है, संबंध जो है उसके बाद है एडाप्टेबिलिटी। आप फ्लेक्सिबल होइए, रिजिड मत होइए, ईगो नहीं रखना है जीवन में। अरे उसने बोला तो हम भी बोल दें। जो गांधी जी बार बार अपनी सत्य के साथ प्रयोग बोलते हैं कि एक आदमी कोई गाल में चाटा मारा था, तुम 2 मार ला, एक ने किसी ने आँख फोड़ी तो तुम 2 फोड़ दो। तो बोलते हैं ना कि ऐसा 2 फोड़ा तो तुम 4 फोड़ोगे, वो 4 फोड़े तुम 8 फोड़ोगे, धीरे धीरे पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। ये कहाँ का है? अरे भाई कोई थूक रहा, मुन्ना भाई MBBS में क्या बोलते हैं, थूक रहा साफ कर दो, उसी के सामने 2 दिन मुस्कुरा के साफ कर दो, तीसरे दिन उसको अपने आप लगने लगेगा। क्या यार मैं गलत कर रहा हूँ यार, इतना अच्छा आदमी है, मैं इसको क्यों कर सकता। एडाप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, निगोशिएशन। अब ये फिर कहानी बड़ी अच्छी है कि मित्तल साहब मित्तल कैसे बने, बातचीत की कला। एक आदमी जो 113वें नंबर 105वें नंबर पे है दुनिया पे, और चैलेंज कर दिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आर्सेलर को खरीदने का। निगोशिएशन की कला, फिर बड़ी अच्छी कहानी, लेकिन अब यहाँ पे छोड़ रहा हूं। ये कैसे बने? सिर्फ एक बातचीत करने की कला की वजह से उन्होंने चैलेंज कर दिया, पूरा देश और सरकार खड़ी हो गई कि भैया कुछ भी हो मित्तल को ढुकने नहीं देंगे, भारत डाउन हो जाएगा। WTO LPG के बाद, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बाद भारत को ऊंचा उठाना है। तो यदि देश की कोई कंपनी किसी भी नंबर पे हो, यदि वो इच्छा रखती है नंबर 1 आर्सेलर को खरीदने को, दुनिया को, जिस आर्सेलर बोलती थे कि ब्लैक आर नॉट अलाउड इन आवर कंपनी, वो आर्सेलर वाले बोलते थे हमारे बोर्ड में ब्लैक लोग नहीं आ सकते, यूरोपियन की कंपनी। और एक ब्लैक एशियन बोलता है कि मैं तुम्हें खरीद लूंगा। अब वो बस एक प्रस्ताव भेजा, उनको रिजेक्ट कर दिया बस। और एक छोटी सी कहानी थी इसके पीछे भी कि एक दिन खाने के टेबल पे उनका आदित्य मित्तल बेटा बोलता है, पापा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, 93वें नंबर पे हार्वर्ड में पढ़ा रहे हो, सब बच्चे मेरे साथ क्या IT पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, हमें आप लोहे के बिजनेस में डाल दिया, कोई स्कोप ही नहीं। या तो आप इतना दम रखो कि आर्सेलर को एक दिन खरीद लोगे, या नहीं तो मुझे सब्जेक्ट चेंज करा दो। हम लोग बच्चे को बोलते हैं ना, साइंस पढ़, फिजिक्स पढ़, ये पढ़, वो पढ़, बस यही बात हुई थी। अब उसने, बेटे ने इतना बोला था, या तो सब्जेक्ट चेंज करा दो या आर्सेलर के खरीदने का दम रखा। टेबल के, खाने के टेबल पे शुरू हुई बात कहाँ लक्ष्मी मित्तल के दिमाग में आई, बिना पैसे के चैलेंज कर दिया आर्सेलर को, और कैसे कैसे निगोशिएशन हुआ, क्या क्या बातचीत चली, ये पूरा निगोशिएशन स्किल, और वो आर्सेलर को खरीद के ही दम छोड़े। पैसे ना होने के बावजूद, जैसे मैंने कहा कि पैसे नहीं थे, घर खरीदिए। बस यही है कि संबंध और वाक, आप जो बातचीत करते हैं, संचार करते हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है, कैसे करते हैं, ये पूरी कहानी है निगोशिएशन की। फिर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, फिर एक कहानी है। हर एक चीज की कहानी है मेरे पास। चलिए, तो अंतरवैयक्तिक संचार में क्या है? एडाप्टेबिलिटी, नेगोशिएशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। हमारे बीच में क्या है? पत्नी किसी वजह से गुस्सा है, पति किसी वजह से गुस्सा है, भाई किस लिए मुंह फुला के बैठा है, बहन किस लिए मुंह फुला के बैठा है, बहुत सारे जीवन में, टीचरों में आपस में बहुत सारा होगा। अब ये क्राइसिस का रिजोल्यूशन कैसे होगा, इसको फिर एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूँ, बहुत फटाफट एकदम से। आगे चीजें मैं छोड़ दूं, आगे कहानी छोड़ रहा हूं, बस एक कहानी बता रहा हूं। एक घर में 2 बहनें थी, ठीक है। एक का जो पति, दोनों की मैरिज हो गई, एक का पति जो है किसान था और दूसरे का क्या था, कुम्हार था।
अब क्या हुआ, किसान वाला सोच रहा था बारिश नहीं होगी तो अन्न जो है बर्बाद हो जाएगा, नहीं उगेगा, हमारा घर गृहस्थी कैसे चलेगा। और कुम्हार बोलता है बारिश हो गई, जो मैंने मिट्टी के घड़े बनाए हैं, ईंटें बनाई हैं, यदि बारिश हो गई तो मेरा पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अब करें तो करें क्या। वो उससे लड़ रहे कि भगवान से मना कि पानी ना बरसे, वो बोल रही थी भगवान से मना कि पानी बरसे। अब इसी दोनों ने कहा सुनी हो गई, पहुंच गए पिताश्री के पास, पिताजी के पास जीवन का अनुभव, संघर्ष का अनुभव। उन्होंने कुछ दोनों बेटियों को बताया, तुम तो मेरे ही दोनों अपने अंग हो, एक चीज कर लो मेरे सामने, यदि कर लोगे बहुत खुशी होगी। बोला क्या? बोला ऐसा है, यदि पानी गिर गया तो इसका अन्न उपजेगा, ये भी खुशहाल हो जाएगी, और ये जितना उपजेगा उसका जो है 50% तुझे दे देगी। यदि नहीं गिरा तो तू क्या करियो, तू जो सामान बेचना जो है इसको आधा अपना दे देना, इसका भी घर चल जाएगा। जीवन तो ऐसे ही है, चलाना दोनों को है। आपस में समन्वय स्थापित कर लो, जीवन खुशहाल हो जाए। ये है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जिसको महावीर और बुद्ध सम्यक ज्ञान कहते हैं, सम्यक दर्शन कहते हैं, सम्यक सोच कहते हैं। बीच का रास्ता निकालना, ये पिता और गुरु ही ज्ञान दे सकता है। ठीक है। फिर इसी तरह कम्युनिकेशन स्किल मैंने बता ही दिया। फिर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, वो भी कॉन्फ्लिक्ट और रिजोल्यूशन लगभग थोड़ा थोड़ा एक है। परसुएशन स्किल, ये निगोशिएशन और परसुएशन स्किल एक है, लेकिन दोनों में अंतर भी है। इसको अब हम समझाने का समय नहीं है, मैं भाग रहा हूं। ठीक है। एफर्मेशन स्किल, परसिवरेंस एक अंग्रेजी में शब्द है। परसिवरेंस मतलब यदि मेरा एक बच्चा संदीप भूरा, शुद्ध जाट हरियाणा का, फर्स्ट ईयर में आया, बोलता तेरे को क्या बोलना है, ऐसे गमार करके बात करता था, जैसे हरियाणा में बोलते ना, ओ मुड़े कुछ नहीं पता, तू क्या बोलता है, ठीक से बैठ। हम बोले मेरी क्लास में ऐसा बच्चा कैसे बैठ सकता है, सब बच्चे एकदम से भी पता नहीं पहली क्लास में। बोले भाई साहब आराम से पीछे बैठे, मेरा है तो। जाते जाते फाइनल ईयर में वो सुधर गया, मिस्टर जो है फेयरवेल बना, क्या बना, और इतना ही नहीं, मैं उसका ऐसा गुरु बना कि अब कुछ भी जीवन में समस्या होती, मैं विदेश गया तो बोलता गुरुजी आपके कुछ जानकारी चाहिए, आप मेरा रिप्लाई नहीं दे रहे हो फेसबुक में, मुझे बात करनी। मतलब घर की छोटी बड़ी हर एक समस्या, इवन बर्थडे भी होगा बीवी का, बच्चे का, गुरुजी रेडिसन में आ जाओ, कंट्री हेड है, बोलते रेडिसन में आ जाओ गुरुजी। हम बोलते नहीं। अब समझो कि जीवन की पहली गाड़ी खरीदी, फॉर्च्यूनर खरीदी, वो बोलता है कि मैं माँ बाप से फीता नहीं कटवाऊंगा, आप आओगे तभी कटवाऊंगा। ये ऐसे भी हैं। तो ये चीजें हैं कि परसिवरेंस, आपने यदि किसी को मान लिया, ठान लिया, यदि समझना है, सुधरना है, तो आपको जीवन में कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो आपको रास्ता दिखाता रहे, भले वो कहीं झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, रामकृष्ण परमहंस टाइप से, लेकिन विवेकानंद जैसे उनका चेला जो है रामकृष्ण परमहंस मिशन बना दिया। ऐसे भी तो मेरे लिए उदाहरण बन गए बच्चे मेरे। ठीक है। जब आप टिके नहीं, लगे रहे, मैं बोला सीखिए, आप आगे बढ़िए, मेरे पास जो है मैं सब देने को तैयार, लेकिन हम जल्दी हार मान जाते हैं, बहुत पाने की चाहत रखने लगते हैं, इसलिए बीच में ही रास्ते से डगमगा जाते हैं। फिर टीम बिल्डिंग आपको बताना है, सेल्फ अवेयरनेस, किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, ये सब आप कहानी नहीं सुना रहे हैं। पारस्परिक संबंध के फायदे क्या हैं? एक तो सबसे बड़ा कि टीम वर्क जो है, अकेली उंगली कुछ नहीं कर सकती, इसी उंगली को बांध दो, मुट्ठी बन जाती, ताकत बन जाती है। पीयर कोऑपरेशन, एक दूसरे का सहयोग मिल जाता है, कुछ चीजें आपको आती, कुछ चीजें आपको आती, कुछ चीजें आपको आती, कुछ चीजें हमें आती, सब मिल करके एक सोल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। शेयरिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, सबके पास अलग अलग क्षमता है वो। बिल्डिंग रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग, कंसेंसस लेकर के आगे बढ़िए। बफर फॉर प्राइवेट मैटर्स, कुछ सब चीजें अपने घर की बात सबको, कुछ चीजें ऐसी भी तो पत्नी को भी नहीं बताई जाती, और कुछ प्रेमी को भी नहीं बताई जाती, और कुछ जो है दोस्त के साथ शेयर कर ली जाती है ना। वो क्राइम पार्टनर जिसको बोलते हैं ना, हम लोग क्राइम के पार्टनर, जो गलत काम करते हैं ना, वो दोस्त, वैसा दोस्त है मेरा, क्राइम पार्टनर वाला दोस्त। ठीक है। और कुछ चीजें माँ के साथ होती हैं शेयर होती, कुछ बाप के साथ शेयर होती, कुछ पत्नी के साथ होती, ये सब चीजों को आपको समझना है। ठीक।
फिर एक्सपेंडिंग द सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, सर्कल जितना आप बढ़ाते रहेंगे। हम मेघालय जाएंगे, मान लीजिए कल आप लोग हैं, हम बोलेंगे भाई साहब नवोदय का मेरा गेस्ट हाउस बुक कर दीजिए, आप में से कुछ लोग जाएं। कुछ ऐसे टीचर हैं मुझे मिलते, मैं मैडम कोई बता रहा था, केरला का एक बार ग्रुप आया, अभी भी व्हाट्सएप में सालू मैडम, सिजा मैडम, पता नहीं कितनी मैडम भेजती रहती है, सर हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा। मैं देख के खुश होता रहता हूँ यार, अभी तक फॉलोअर नवोदय वाले मेरे केरला में हैं। तो जब भी केरला आइएगा सर मेरे यहाँ जरूर आइएगा, ठीक है। उन्होंने संबंध, फिर एक बार गए हम वहां पे, अभी वही बता रहा था कि एक सुंदर करके मिला। मैं जब उधर से कोई मेरे दोस्त को बोला कि वहाँ एक मेरा स्टूडेंट है, वो ट्रैवल मैनेज करते, तो केले के चिप्स उप्स क्या होते हैं, काजू वाजू जो होते हैं, लेकिन क्या है, छोटा सा ज्ञान ही तो दिया मैंने, लेकिन ये छोटी मेमोरी जो है संबंधों को मजबूत कर देती है। मैंने उनका दिल्ली से बिजनेस दे दिया, उन्होंने छोटा सा 2 पैकेट गिफ्ट भेज दिया, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फटाफट ये देख लीजिए टीम का निर्माण, एक फोटो आपने देख लिया होगा। तो टीम का निर्माण कुछ नहीं, एक फोटो मैंने डाल दिया है। टीम क्या है, दल समूह का निर्माण, जो आपने टॉपिक दिया है मुझे। टीम निर्माण विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए एक सामूहिक शब्द है जिसका उपयोग सामाजिक संबंधों को बढ़ाने और टीमों के भीतर भूमिकाओं को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। मिशन मंगलयान आप लोगों ने देखी होगी। और जब विद्या बालन बोलती है यार ऐसे तो हो सकता है ना, प्लेन का क्या करते हैं, बफर स्टॉक में डाल देते हैं, पूरी जब तलते हैं ना, आंटी की बाई को क्या बोलती है जो पूरी बनाने वाली सुबह से वापस भाग रही होती है, जब कढ़ाई गर्म है ना तो 2 बार ऐसे निकल जाएगी पूरी। देखा आपने, देखा मूवी नहीं देखा आपने? आप गैस बंद कर दो, आप क्यों गैस वेस्ट कर रहे हो? हम भी यही टेक्निक मंगलयान में यूज करेंगे। इसीलिए मोदी जी मेडिसिन स्क्वायर में जाके क्या बोलते हैं, हमारा जो मंगलयान है ना दुनिया का सबसे सस्ता है मिशन, क्योंकि जितने में ऑटो नहीं जाता उतने 9 रुपए में हम मंगलयान भेज दिए। अब जब घर की पूड़ी वाली टेक्निक लगाओगे कि भैया कढ़ाई गरम है, तेल गरम है, छान लो 2 बार पूड़ी, अमेरिकन सोचेंगे नहीं व्हाट इज द पूड़ी, ऑस्ट्रेलियन पूड़ी खाया ही नहीं तो क्या जानेगा, रशियन जानता ही नहीं, बर्गर पिक्चर वाला है, वो तो हमेशा जब तक गैस में रहेगा तब तक गर्म होगा, जैसे ही होगा वो एकदम से निष्क्रिय हो जाता है। हमारे यहाँ कढ़ाई को बंद भी कर दो तो कढ़ाई का तेल गर्म रहता, पुतने में तो हमारी सब पापड़ तल जाती हैं। तो हम तो उस टेक्निक वाले जिसको बोलते हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी, ठीक है। हमारे एक मित्र हैं राजीव कुमार, हमारे साथ बैंक में थे, हम बोले कि बार बार उन्होंने, जब मैं ओमान में था तो बोलते थे संजय आज हम बड़ा मजा आएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे गप्प मारते थे। बोला क्या है, हम बोला आप करते क्या हो, तो मैं बोला मैं हेड कोच हूँ, हेड ट्रेनर हूँ अपने इंस्टीट्यूट का, वोकेशनल स्टडीज का। हम बोले हेड ट्रेनर करते क्या हो, तो बोला यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया में जितनी महिलाएं हैं ना जिनको काम नहीं मिल पाता वोकेशनल स्टडीज में, उनको पढ़ाता हूँ। बोला क्या पढ़ाते हो, आप तो दिन भर तो मस्ती करते रहते हो। हमारे अच्छे मित्र हैं, बोलता है यही तो नहीं उनको पता है कि मैं पढ़ाता क्या। तो हम सच में पूछे पढ़ाते क्या, जब स्काइप में चैट होती है तो मैं उनको बोलता हूँ सर्वर ऐसे बनता है, सॉफ्टवेयर ऐसे बनता है, हार्डवेयर ऐसे जोड़ा जाता है। फिर जब उनको समझा के आता हूँ सर्वर कम चलता है तो फिर हम क्या करते हैं, जाके एक किक माराते हैं सर्वर में। पढ़ाते कुछ है, सर्वर स्लो होता है तो जाके जो मशीन होता है सर्वर जहां रखा होता है उसको किक मार देते हैं, फिर स्पीड पकड़ लेता है। तो जब हम नहीं थे तो 2-3 बार उन्होंने मारने की कोशिश की, अब वो भी जो चल रहा था बंद हो गया। तो बोला हाउ टीचर यू आर किकिंग द सर्वर, व्हेन यू आर किकिंग इज स्टार्ट बट व्हेन आई एम किकिंग इज डैमेज। तो बोला यही तो इंडियन एक्चुअली नॉलेज है, यू कैन नेवर लर्न। हम लोगों ने किक मार करके सर्वर चलाया है और तुम लोगों ने कैलकुलेशन से सर्वर चलाया, कैसे चलेगा, संभव ही नहीं। तो ये नॉलेज जो है मिशन मंगलयान उदाहरण है, ये ग्रुप डायनामिक्स से काम। दल निर्माण की जरूरत, अब क्या है कि दल निर्माण आप कर लेंगे तो क्लियर गोल हो जाएगा, क्लियर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, टीम बेस्ड हो जाएगा, इंटरपर्सनल रिलेशन हो जाएगा। टीम निर्माण के बहुत सारे फायदे हैं, ये सब लिखे हुए हैं इसमें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत ज़्यादा समय लिया।
ठीक है, आई होप कि आपको निराश नहीं किया होगा। बहुत सारी कहानियां रह गई हैं, किससे रह गए अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।